नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 के एग्जाम अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे धीरे धीरे वो एग्जामिनेशंस की डेट अपने करीब आती जा रही है तो अपने मन के अंदर एक एंजाइटी टेंशन का माहौल हो चुका है कि हम कैसे उसकी तैयारी करें ताकि हमारी जो मार्कशीट है उसके अंदर सक्सेसफुल लिखा हुआ आए। तो आज का जो वीडियो बनाया गया है दोस्तों, आज का जो सेशन रखा गया है उसके अंदर बिल्कुल अपन इन्हीं बातों के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशंस करेंगे, एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर क्या मटेरियल होगा, कैसे अपन रिवीजन करें, किस तरीके से अपन मॉक टेस्ट में अपीयर करें ताकि एग्जाम के अंदर अपनी 100% मार्कशीट के अंदर सक्सेसफुल लिखा हुआ है। तो अपन एक स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत सारी बातों का डिस्कशन होगा। आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए एक तरीके से ये मान लीजिए ब्रह्मास्त्र है जिसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे अपने एक मार्कशीट के अंदर सक्सेसफुल लिखे हुए होने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो उसी के बारे में अपन अभी के वीडियो के अंदर डिस्कशंस करेंगे। तो देखिए, अपने मन में एक दिक्कत है कि सर हमने लगभग बोथ ग्रुप अगर हम तैयार कर रहे हैं, मैं दोस्तों आपको बोथ ग्रुप का, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो, अगर केवल ग्रुप 1 के लिए अपीयर कर रहे हो या केवल ग्रुप 2 के लिए, तो सारी स्ट्रेटेजीज को बात करेंगे और स्पेशली सबको अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि बोथ ग्रुप है उसके अंदर लगभग अगर आप काउंट करो तो उसके अंदर 110 चैप्टर्स है। काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको, बट अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं 110। अब 110 को एक तरह से अपन 108 बोल देते हैं, यानी जैसे एक माला के अंदर 108 108 मोती होते हैं उसी तरीके से वो 108 चैप्टर है। अब वो जो चैप्टर है आपने उन चैप्टर को एक बार के लिए सिलेबस के तौर पर कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन सर उनको समेटना हमें नहीं आ रहा। मतलब उनको एक माला के अंदर जो पिरोना है, एक माला के अंदर उनको जो पिरोए जाना है, वो पूरी माला कैसे अब बनेगी उन 108 मोतियों से, सर वो हमें नहीं आ रहा। तो मैं अभी के वीडियो में यही बातें अब आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको उस 108 मोतियों की माला के अंदर पिरो के और आप अपनी मार्कशीट के अंदर सक्सेसफुल लिखा पाओगे। तो कैसे करेंगे, क्या क्या अपने को यहां पर मटेरियल की बात करनी है, क्या क्या रिवीजन के बारे में कैसे प्लान रहेगा, मॉक टेस्ट के बारे में कैसे अपीयर करना होगा, उसकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चाहे आप बोथ ग्रुप कर रहे हो, चाहे ग्रुप 1 कर रहे हो, चाहे ग्रुप 2 कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, बोथ ग्रुप आप अपीयर कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में लगभग आपका सिलेबस अब तक पूरे बोथ ग्रुप के सारे सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए था। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपका अब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए था आपको। अगर आपका अभी भी कोई एक आधा सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीजें बाकी है तो उसकी भी मैं रेमेडी बताऊंगा कैसे आप उसको करोगे। बट अगर अपन बोथ ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक तरह से आपका बोथ ग्रुप का अभी तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपन एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बोथ ग्रुप की जो 20th से अपनी अप्लाई होगी, 20th ऑफ सितंबर से अप्लाई होगी। इसका मतलब अपने को 19th ऑफ सितंबर तक अपने को उसको कुछ सिलेबस का काम जो है वो कंप्लीट कर देना था। अब इसके अंदर अपन क्या करने जा रहे हैं, अगर अपन बोथ ग्रुप करने जा रहे हैं तो इसका मतलब अपन 3 टाइम्स रिविजन्स का प्लान बनाएंगे। मतलब कैसे अपन 3 बार रिवीजन कर सकते हैं, कैसे अपन साथ साथ में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर फर्स्ट रिवीजन करना है और ये फर्स्ट रिवीजन आपको 60 डेज का रखना। आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं बोथ ग्रुप के अंदर, तो आपको 6 सब्जेक्ट के अंदर 10 डेज एक सब्जेक्ट को देते हुए, यानी कि आपको टोटल मिलाकर 60 डेज का आपको टाइम देना है फर्स्ट रिवीजन के अंदर, जिसके अंदर की भी मैं डिटेल आगे बताऊंगा। आगे पूरा डिटेल में सब चीजें, डे वाइज कैसे अपन एलोकेशन करेंगे, डेट वाइज कैसे रहेगा, ये सारी चीजें। तो एक बार अपन ओवरऑल बात करते हैं कि क्या होगा। तो ये अपना पहला रिवीजन होगा जिसमें हर पेपर की अपन 10 डेज में तैयारी करेंगे। 10 डेज में अपन ने तैयारी किया, फिर अपन ने उसका मॉक दे दिया, फिर अपन ने दूसरे पेपर का 10 डेज में तैयारी किया, फिर अपन ने उसका मॉक दे दिया। अब आ जाते हैं अपना सेकेंड रिवीजन। अपन जब सेकेंड रिवीजन में यहां पर चलेंगे तो 36 डेज का एक प्लान बनाएंगे।
मतलब जिसमें इस बार अपन हर सब्जेक्ट को, हर पेपर को अपन 6 डेज का टाइम देंगे। जैसे अभी 10 डेज का दिया था, इसी तरीके से इस बार अपन 6 डेज का टाइम देंगे और 6 डेज का टाइम देके उसकी प्रिपरेशन करते हुए, जिसका अगेन आगे मैं डिटेल में डिस्कशंस भी करूंगा, और अपन फिर से अपन मॉक टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। मतलब हर पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है और तुरंत उसका मॉक टेस्ट देना है, तैयारी करनी है, तुरंत उसका मॉक टेस्ट देना है, और फिर अपना थर्ड एंड फाइनल रिवीजन आएगा, जो कि अपन एग्जाम में जाने से ठीक पहले करते हैं। यानी कि अगर अपन बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो इसका मतलब अपन आज की डेट में इस पोजीशन में है। अगर अपन सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं या होने वाला है एक आध दिन में, तो यानी अपन उसके फुल प्लेस्ड 3 रिवीजन का प्लान बना सकते हैं, जिसमें साथ साथ में 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, सर मैं तो है ना ग्रुप 1 की तैयारी कर रहा हूं केवल। तो अगर आप ग्रुप 1 की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा मार्जिन ले सकते हो और अपने कोर्स को खत्म 23 अक्टूबर तक कर दो। मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर 23 अक्टूबर तक कर दो, और यहां से करने के बाद अब अपन इसका 4 टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे और हर पेपर के साथ में मॉक टेस्ट देंगे, और कुल मिलाकर 3 हर एक का पेपर का मॉक टेस्ट देंगे। कैसे पॉसिबल होगा? जैसे अपन ने फर्स्ट रिवीजन शुरू किया तो जैसे अभी बताया था उसी पैटर्न से 30 डेज का करेंगे, 10 डेज का, और उसके बाद मॉक टेस्ट। उसके बाद सेकंड रिवीजन करेंगे 36 डेज का, जैसे अभी देखा था 6 डेज का, और फिर मॉक टेस्ट। उसके बाद एक थर्ड रिवीजन भी करेंगे, एग्जाम वाला नहीं, उससे पहले, और जिसमें अपन 12 डेज का टोटल टाइम रखेंगे और 4 डेज के अंदर 4 डेज के अंदर इसको डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद फाइनली अपन एक 4th रिवीजन करेंगे जो बिफोर एग्जाम डे करते हैं। कौन सा? जो बिफोर एग्जाम डे करते हैं। तो इस तरीके से अपने 4 रिवीजन हो गए और 3 अपने हर बार मॉक टेस्ट हो गए। ये एक स्ट्रैटेजी जिसके अंदर अगेन डिटेल में जाएंगे। इसी तरह से अपन बात करें, सर मैं ग्रुप 2 को देने जा रहा हूं, अभी मैंने एग्जाम दिए, मेरा ग्रुप 1 का पेपर अच्छे से हो गए, ग्रुप 2 की अब मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी है और मैं ग्रुप 2 का करने जा रहा हूं, तो क्या करूंगा? तो दोस्तों आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस ग्रुप 2 का, अगर आपको क्लासों की जरूरत पड़ रही है तो ग्रुप 2 के लिए आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और उसके लिए मैंने एक टाइमलाइन बनाया कि आप 30 नवंबर तक अपना सिलेबस मैक्स टू मैक्स, यानी कि लगभग अपने पास में अभी 2 मंथ के आसपास पड़ा है, 2 मंथ से थोड़ा सा कम टाइम, जिसके अंदर अपन अपने ग्रुप 2 की क्लासेस बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं, ग्रुप 2 की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उसकी क्लासेस को कंप्लीट करके। अब क्लासेस कंप्लीट होने के बाद फिर से वही 4 टाइम रिवीजन और 3 मॉक टेस्ट। कैसे? पहला 27 डेज में, मतलब 9 डेज के गैप से, और उसके बाद उसका मॉक टेस्ट। इसी तरीके से फिर 15 डेज से 5 डेज का, और उसके बाद उसका मॉक टेस्ट। इसी तरीके से 9 डेज का, 3 डेज का, और उसके बाद उसका मॉक टेस्ट। और उसके बाद फाइनल एग्जाम में जाने से पहले का रिवीजन, यानी अपना 4 रिवीजन हो गया और प्लस 3 हर पेपर के मॉक टेस्ट हो गए। अगर आप इसको, इन तरीकों को फॉलो कर लेते हो तो मतलब एग्जाम के अंदर कोई आपको रोक ही नहीं सकता कि आपकी मार्कशीट के ऊपर सक्सेसफुल लिखा हुआ ना आए। बिल्कुल आप एग्जाम के अंदर सफल हो जाओगे अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो। ध्यान रखना, स्ट्रैटेजीज को मैं बता रहा हूं, इंप्लीमेंट आपको करना है। मैं उस माला के मोती है, उनको कैसे आपको एक माला के अंदर पिरोना है ये बता तो रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली अब इंप्लीमेंट आपको करना है। तो अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, तो उसकी भी मैंने आपको अगेन स्ट्रैटेजी बनाकर दे दी। क्या दिया? मैंने आपको ये कहा कि अगर आप बोथ ग्रुप करने जा रहे हो, बोथ ग्रुप कर रहे हो, तो याद करो अभी मैंने बताया था फर्स्ट रिवीजन अपना 10 डेज का होगा। तो वो फर्स्ट रिवीजन 10 डेज का जो 60 डेज का होगा वो कब से होगा, उसकी मैंने आपको टाइमलाइन भी बनाकर दे दी। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बनाकर दे रहा हूं, आप अपने सिलेबस के स्टेटस के हिसाब से आप इनको मॉडिफाई करो, आप अपने हिसाब से देखो, बट मेरे हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, 20 सितंबर से स्टार्ट किया। याद करो अभी मैंने बताया था कि 19 सितंबर तक आप अपना सिलेबस पूरा करो, मतलब लगभग हो ही गया होगा, और 20 सितंबर से स्टार्ट करो। अब सबसे पहले जैसे अपन ने एडवांस अकाउंटिंग शुरू किया, तो अब अपने पास में है 10 डेज। ध्यान देना, 10 डेज। अब इन 10 डेज में से आप है ना 8 डेज में सिलेबस को कंप्लीट करो।
पूरे 10 डेज को कंज्यूम मत करो, 8 दिन के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट कर दो। ये आपके सामने पूरा एक टाइमलाइन बनाकर आपको दे दिया है, इसको मैं यहां पर अब डिस्कस नहीं कर रहा, अदरवाइज वीडियो बहुत डिटेल में चला जाएगा। आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए, स्ट्रैटेजी को समझ गए हैं, तो मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, तो उसके अंदर आपको टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिल जाएगा एक, और उसके अंदर आपको ये सारी टाइमलाइन मिल जाएगी। तो आपको 8 दिन के अंदर जैसे एडवांस अकाउंटिंग उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, कर लिया। अब अपने पास में अगले 2 दिन पड़े हैं। अगले 2 दिन में अब क्या करोगे, 1.5 डे में, ध्यान देना, 1.5 डे में आपको फिर से रिवाइज करना है। मतलब रिवीजन पे रिवीजन आपको करना है, रिवीजन पे रिवीजन, महा रिवीजन। और यहीं पर वो अपना 1.5 दिन में रिवीजन वाला फियर जो है वो दूर हो जाएगा। अपने वो 1.5 दिन का जो रहता है कि 1.5 दिन एग्जाम टाइम में कैसे रिवाइज होता है, कैसे रिवाइज होगा, अरे भाई यहीं पर मैं आपके उस फियर को दूर कर रहा हूं। और दिखने में लग रहा है फर्स्ट रिवीजन है, हकीकत में ये 2 रिवीजन हो गए। एक्चुअली में ये 2 रिवीजन हो गए। तो 8 दिन में, सर 8 दिन एडिक्वेट है क्या? बिल्कुल। अभी मैं इसके अंदर भी स्टडी प्लान बताऊंगा कैसे आपको फॉलो करना है कि आपके लिए बिल्कुल ये काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो 8 डेज में आपने रिवीजन कर दिया कोर्स का, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैंने आपको टाइमलाइन दे रखी है, उसके हिसाब से 8-8 दिन में अपन ने उसको रिवाइज कर दिया, एडवांस को रिवाइज किया। 1.5 डेज के अंदर, 1.5 डेज में अपन ने फिर से उसका समराइज रिवीजन किया, जैसे एग्जाम में जाने से पहले करते हैं, और उसकी आदत अभी से हो जाएगी। सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद में अपन ने उसी दिन, आधा दिन जो अपने पास बचा 29 का, वहां पर अपन ने अब अपना मॉक टेस्ट दे दिया इसका पूरा। इसी तरीके से ये फॉलो करते गए। अगला रिवीजन जो सेकंड रिवीजन है, उसके अंदर मैंने, याद करो, आपको 36 डेज बताए थे। तो अब 36 डेज में आप क्या करो, पहले 4 डेज में जैसे आपने 8 दिन में सिलेबस को बांटा था, ऐसे ही अब जब पिछली बार आपने 8 डेज में कर दिया था, तो बिल्कुल पक्का है अगली बार आप उसको 4 दिन में कर ही लोगे। तो 4 दिन में सिलेबस को फिर से रिवाइज कर लो। ये आपके सामने टाइमलाइन है सारी, और फिर से अगेन से 1.5 डेज में फिर से रिवाइज कर लो। मतलब वो 1.5 डेज का फियर आपको 2-2 बार दूर कर रहा हूं। और एडवांस में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे के सब्जेक्ट में भी हो रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एडवांस में तो अपन एक एडिक्वेट टाइम, पहला पेपर होता है तो लेके रखते हैं, लेकिन बाकी में तो वो 1.5 डे वाला फियर होता है ना, और वो 2-2 बार। और हकीकत में अब दिख रहा है कि ये सेकेंड रिविजन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो तो ये 4th रिविजन हो चुका है। कितना? 4th रिवीजन हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऊपर अपन ने 2 बार रिवीजन किया था, 8 दिन और 1.5 दिन, फिर अपन ने 4 डेज और 1.5 डेज, और फिर से अपन ने मॉक टेस्ट दे दिया। तो आधा दिन जो बचा उसके अंदर मॉक टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और लास्ट रिवीजन अपना जो एग्जाम में जाने से पहले होगा, जो कि आपको पता ही है कि एडवांस अकाउंटिंग के साथ में होगा, तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन बिल्कुल इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इसके अंदर की स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा कैसे होगी। समझ रहे हो किस तरीके से? मैंने आपको पहले 60 डेज बताया, फिर उसका अब एलोकेशन दे दिया, 36 डेज बताया, उसका एलोकेशन दे दिया। अब आ जाते हैं, सर ग्रुप 1 का बता दो। ये लीजिए, ग्रुप 1 का क्या पढ़ा था अपन ने अभी ऊपर, कि अपन डिस्कस किए थे कि 4 टाइम रिवीजन करेंगे, 3 मॉक टेस्ट देंगे। कैसे देंगे? ये अपना पहला रिवीजन, जिसमें मैंने आपको कहा था 3 पेपर है, 30 डेज का टाइम दे दो ग्रुप 1 के लिए, यानी 10-10 दिन। वही पैटर्न 8 दिन, 1.5 और मॉक टेस्ट। उसके बाद अपना सेकेंड रिवीजन, ध्यान देना, दिखने में ये एक रिवीजन, लेकिन हकीकत में 2 बार हो गया। अब आगे अपन सेकेंड रिवीजन में, ये देखिए सेकेंड रिवीजन अपना 18 डेज का, 6 डेज का, तो 4 डेज रिवीजन, फिर 1.5 डेज रिवीजन, और फिर से मॉक टेस्ट। उसके बाद अपन यहां पर आ गए थर्ड रिवीजन में। थर्ड रिवीजन में अपने पास में 4-4 दिन है, तो उसमें से 3.5 डेज में रिवाइज कर दिया और मॉक टेस्ट दे दिया। कितना रिवीजन हो गया? 3। लेकिन हकीकत में यहां तक 5 बार हो चुका है। वो 1.5 डेज भी 2 बार में करवा चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद अब अपन फाइनल रिवीजन में आ जाएंगे एडवांस अकाउंटिंग में। सोचो 6 टाइम रिवीजन हो गया। और एग्जाम में पास होने का यही की होता है दोस्तों। क्या की होता है कि अपने को मल्टीपल टाइम रिविजन्स करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर ये अपन स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता कि भाई आपकी मार्कशीट के ऊपर नहीं, हम तो अनसक्सेसफुल लिखेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे लिखोगे? चलिए अब आते हैं ग्रुप 2 के अंदर। अगर अपन केवल ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अपन पहला रिवीजन 27 डेज का करेंगे, 9 डेज। तो उसमें से 7 डेज रिवाइज किया, 1.5 डे में फिर से रिवाइज किया, फिर से मॉक टेस्ट।
सारा आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा पूरा। उसके बाद में अपन ने फिर से 15 डेज में रिवाइज किया, यानी 5 डेज में रिवाइज किया तो 4.5 और फिर से मॉक टेस्ट, और उसके बाद में फिर से अपन ने रिवाइज किया 3 डेज में, यानी 2.5 डेज में रिवाइज और फिर से मॉक टेस्ट, और एक एग्जाम में जाने से पहले। ये स्ट्रेटेजी सेकंड ग्रुप की उनके लिए है जिनको अभी पहले अगले 2 महीने 1.5 महीने के अंदर कोर्स खत्म करना है, सिलेबस को कवर करना है। फिर अगर आपका सिलेबस पहले से ही कंप्लीशन स्टेज पे है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो बिल्कुल फ्री हो, आराम से 5 बार 6 बार रिवीजन करो, उसके मॉक टेस्ट दो। जितना ज्यादा रिवीजन और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर है। ध्यान रखना 100% फुल कोर्स के मॉक टेस्ट, कभी भी ये चैप्टर वाइज में मत चले जाना, आगे बात करेंगे अपन इनके बारे में, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, सर एक बात बताओ, हमारा सिलेबस मान लो आपने अभी बोथ ग्रुप का ये बताया कि देखो ऐसे ऐसे आप रिवीजन शुरू कर दो, हमारा तो सिलेबस ही बाकी है, तो हम क्या करें? तो ऐसे केस में आपको कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या लानी है? आप जैसे एडवांस का रिवीजन कर रहे हो तो 8 दिन में एडवांस का रिवीजन कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा क्या करोगे, जो सब्जेक्ट आपका बाकी है, सिलेबस होना बाकी है, उसको भी यहां पर थोड़ा कवर करते चलो। मतलब स्ट्रैटेजी यही फॉलो कर लो, लेकिन उसके साथ में आप क्या करोगे, उसके साथ में थोड़ा जो पेंडिंग सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करते हुए चलो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा तो एडवांस का ही बाकी है, तो आप यहां पर एडवांस के मॉक टेस्ट को होल्ड कर लो, जो आपका कंप्लीट है उसकी रिवीजन यहां पर सब्जेक्ट की आपस में शिफ्टिंग कर दो। सारी चीजों का, सारे डाउट का आपको जवाब दे रहा हूं, आप सब्जेक्ट की आपस में ये टाइमलाइन यही रहेगा, शिफ्टिंग कर लो और उसके हिसाब से जो कंप्लीट है उसकी पहले तैयारी कर लो, इसके अकॉर्डिंगली कर दो, फ्लेक्सिबल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा तो बहुत सारा सिलेबस बाकी है। अब बहुत सारा सिलेबस बाकी है तो फिर बेटा आपको पहले एक बार सिलेबस को पूरा करना पड़ेगा, फिर जब स्ट्रैटेजी दोबारा से आएगी उन बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आएगा, अभी जो सितंबर के लिए एग्जाम दिए उनका जो रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे जब स्ट्रैटेजी आएगी तो आप उस टाइम पे फिर उसको फॉलो करते हुए चल सकते हो। लेकिन जो अभी के लिए बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप रिवाइज करोगे। अब सर ये रिवीजन कर लेंगे हम, लेकिन और बताओ इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब मैं आता हूं दोस्तों, इंप्लीमेंट करने के अंदर अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ध्यान रखना है आपको मटेरियल का, कि हम मटेरियल क्या फॉलो करें। तो दोस्तों जो ग्रुप 1 है उस ग्रुप 1 के अंदर यहां पर एडवांस अकाउंट, इसके अलावा लो और इसके अलावा जीएसटी, इन तीनों का हमारा AIR1 CA का पूरा कंटेंट आ चुका है, इनकी कॉन्सेप्ट बुक आ चुकी है और इनका क्वेश्चन बैंक आ चुका है, यानी CB और QB आ चुका है। तो आप ब्लाइंडली इनको फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको यहां पर बता दूं, आप जब भी रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले रिवीजन वीडियो को रेफर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स होती है जिनको आप भूल चुके होते हो, तो वो रिवीजन वीडियो की वजह से आपको रिकॉल हो पाएगी। आपने कोई चीज 4 महीने पहले पढ़ी थी, 5 महीने पहले पढ़ी थी, आप सोच रहे हो यार मैं तो ब्लैंक हो गया, जीरो हो गया, भूल गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। केवल तो आपके साथ नहीं, सबके साथ ही होता है। आप उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो कहीं भी। तो आप सबसे पहले रिवीजन वीडियो को रेफर करोगे, उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट बुक को रेफर करोगे और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक को। अब ध्यान से सुनो, इन चीजों को सिलेक्ट करने टाइम आपको ध्यान रखना है कि किसका सिलेक्ट करें, हम किसके कंटेंट को सिलेक्ट करें, इसके लिए आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। मार्केट के अंदर जो मटेरियल आ रहा है उसके अंदर बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल कचरा होता है, बकवास होता है, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो रिजल्ट फेलियर ही आता है, वो फेलियर ही होता है। क्यों? क्योंकि उनके कंटेंट के अंदर ना तो कोई अमेंडमेंट्स के अपडेशंस होते हैं टाइमली, 5-5 साल पहले, 4-4 साल पहले किताबें, 10-10 साल पहले किताबें बनाकर रख दी और उन्हीं को लगातार चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोली कर रखी है मार्केट के अंदर, और हमारे पास तो बच्चा फॉर ग्रांटेड आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने टेकन एज ग्रांटेड ले लिया और कि बच्चा तो हमारे पास आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम काहे को मेहनत करें। तो आपको स्टडी मेट को, जो आपका मटेरियल होगा, उसको आपको वाइजली चूज करना है कि कौन सा सही कंटेंट है।
ऐसे कई कंटेंट आपको मिलेंगे जहां पर पता चला कि आपको अपनी बुक्स के अंदर उन्होंने अपने क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हैं उसके अंदर साथ साथ में ये लो कंपनी सेक्रेटरी सीएस का मैटर, ये लो सीएमए का मैटर, ये लो एससीसीए का मैटर। अरे भाई बच्चे को जरूरत ही नहीं है, वो सीए का कोर्स कर रहा है, आप काहे को उसको हर जगह से मैटर डालकर उसको परेशान कर रहे हो। कहा नहीं हम आपको है ना इन सब्जेक्ट में पीएचडी करवा देंगे। अरे भाई उसको पीएचडी नहीं करनी है, उसको तो अभी पास होना है, रैंक में आना है, और उसके लिए अगर आप केवल सीए का कंटेंट ही उसको पढ़ा दो तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है। नहीं हम तो है ना एक्स्ट्रा और पढ़ाएंगे। अरे भाई एक्स्ट्रा की उसको जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो मटेरियल है उसको आपको वाइजली चूज करने की जरूरत है। मैं आपको यहां पर बताऊं जो AIR1CA है उसके यहां पर आपको एडवांस अकाउंटिंग लॉ का जीएसटी का मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्सेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक है वो आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करवा दिया गया है। मतलब आप वेबसाइट के ऊपर जाइए, ये मैं आपको यहां पर वेबसाइट के लेके चलता हूं। ये देखिए मैं AIR1CA.com पे आ गया और यहां पर फ्री रिसोर्स के अंदर सीए इंटर में आ गया और सीए इंटर के अंदर ये एडवांस अकाउंटिंग, यहां पर कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन, इनका पूरा कंटेंट यहां पर पड़ा है। तो आप यहां पर इनकी कॉन्सेप्ट बुक को और क्वेश्चन बैंक को दोनों को, कॉन्सेप्ट नोट्स को और क्वेश्चन बैंक को दोनों को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, कहीं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं। ये नहीं कि 2 चैप्टर का दे रखा और बाकी के लिए आपको पैसे पे करने हैं, नहीं, आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल करवा रखा है। अब जब आप इन मैटर को देखोगे, इन कंटेंट को देखोगे, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक है उसकी स्पेशलिटी यहां पर बता देता हूं। जो अपना कॉन्सेप्ट बुक होता है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात इसके अंदर आईसीआई मटेरियल से सब कुछ कवर किया हुआ है। ये नहीं कि हमने कुछ सेलेक्टिव होकर वहां पर कुछ चीजें ले ली, कुछ को छोड़ दिया, आधा अधूरा लेकर ये लोग, नहीं, हमने वहां पर सब कुछ कवर किया हुआ है। मतलब आप जैसे एडवांस अकाउंटिंग के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको सब कुछ कवरेज मिलेगा जो स्टडी मेट के अंदर कवर होता है, जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में कवर होता है, वो सारी चीजें यहां पर कवर्ड है। दूसरी चीज, हमने जो इनको डिजाइन किया है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि आपके पास में मिनिमम, आपके पास में नंबर ऑफ पेजेस के अंदर आपको मैक्सिमम कंटेंट मिले। तो मैं आपको सरप्राइजिंग बता दूं, एडवांस अकाउंटिंग जो है वो केवल 165 पेजेस के अंदर है। इसी तरह से लो है वो 170 पेजेस में है और जीएसटी जो है 120 में। ध्यान रखना जितने नंबर ऑफ पेजेस में बता रहा हूं उतने ही है, जितने नंबर ऑफ पेजेस आपको बता रहे हैं उतने ही है। ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि ये लो हम आपको एडवांस अकाउंटिंग की 200 पेजेस की बुक देंगे और पता चला कि वहां पर कॉन्सेप्ट के नाम पर वहां पर 300-400 पेज टिका दिया आपको, ये लो 300-400 पेज। यहां पर किसी भी तरीके का आपके साथ में कोई स्कैम फ्रॉड नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। और बच्चों के साथ में अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो फिर आपके ऊपर वो ट्रस्ट ही कैसे करेंगे। तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि ये नंबर ऑफ पेजेस है और एग्जैक्ट इतने ही नंबर ऑफ पेजेस आप जाकर चेक कर दीजिएगा, वहां पर आपको मिलेंगे और आप ये फ्रीली पूरा का पूरा अवेलेबल करवा रखा है। अब जो इनको डिजाइन किया गया इसमें भी आप सोचो, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर अब कितने सारे चैप्टर होते हैं, 30 से 35 चैप्टर होते हैं और उनको 165 पेजेस में। अब उनको भी 165 पेजेस में जो बनाकर आपको दिया गया है उसमें भी एक स्पेशल बात है, और वो क्या है कि आपको सोचे कि 165 पेज पूरे ऐसे भयंकर थ्योरी भर दिया होगा सर कॉन्सेप्ट में। नहीं, आप कॉन्सेप्ट में जाकर अगर देखोगे तो आपको वहां पर विथ एग्जाम्पल सारी चीजों को, मतलब उसके अंदर आधी थ्योरी है और उन्हीं टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जहां जहां मुझे लगा कि हाँ एग्जाम्पल की जरूरत है तो वहां पर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये कंसोलिडेशन का AS 21, 23, 27 जो है उसका आपको कॉन्सेप्ट नोट्स अब ओपन किया। अब देखिए यहां पर ये कंसोलिडेशन का AS 21 शुरू हुआ। अब देखिए यहां पर ये चला, बिल्कुल देखो ऐसे बिल्कुल माइंड मैप की तरह डायग्राम फॉर्म में, ये नहीं कि भयंकर तरीके से थ्योरी भर रखी है, पैराग्राफ बड़े बड़े थ्योरी के, कुछ ही नहीं, बिल्कुल डायग्राम में, टेबुलर फॉर्म में, जहां जहां जैसी जरूरत है। अब देखिए यहां पर ये चल रहा है पूरा प्रोसेस, देखो टेबुलर जहां जरूरत है टेबुलर है, डायग्राम है। अब पूरे के पूरे जो कीवर्ड्स है उनको आपको रेड करके दिया हुआ है ताकि आप क्विक रिवीजन जब भी करें तो उसके अंदर केवल कीवर्ड्स को पढ़ दे तो भी आपका और जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये टॉपिक को समझाने के लिए ये यहां पर एग्जाम्पल आ गया कि देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है।
मतलब 165 पेजेस, और उसके अंदर भी पेजेस के अंदर ये जो बताया जा रहा है उसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके थ्रू आपको उस चीज को एक्सप्लेन किया गया टॉपिक को। तो ये जो कॉन्सेप्ट नोट्स है ये मतलब दी बेस्ट बनाए गए हैं, और हम लोग मिलकर इनके बारे में पूरा डिस्कशंस करके एक एक छोटी छोटी चीज के बारे में कि इसके अंदर क्या चीजें हो सकती है, कैसे होगी, क्या होगा, किस तरीके से अपन इसको बेस्ट मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और स्ट्रिक्टली जो स्टडी मेट इंस्टीट्यूट का उसके हिसाब से ही सारी चीजें चले, तो उसको चलाते हुए हमने इसको पूरा डिजाइन किया। इसी तरीके से लो का बना हुआ है, इसी तरीके से जीएसटी का बना हुआ है। एग्जाम्पल है जैसे मैंने अभी बताया आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, कीवर्ड्स अपन ने देखा, उनको रेड किया हुआ है अलग से, ठीक है। हमने फॉर्मेट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब कई लोग स्मार्टनेस दिखाते हैं क्या कि हमें ना एक काम करते हैं, ये जो फॉर्मेट है इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस कम दिखाने के लिए एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। स्टूडेंट बेचारा वहां पर जो माइक्रोस्कोप है उसको लेकर फोन को पढ़ रहा है और उसकी आंखें खराब हो रही है। सोचो, फोन साइज को छोटा कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं, खोपचे बना देते हैं ऐसे टुकड़ों में, पेज को डिवाइड कर करके खोपचे बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को, आपने अभी देखा होगा, बिल्कुल आप देखोगे यहां पर बिल्कुल खुला खुला लिखा हुआ है, कहीं भी आपको यहां पर ये नहीं लगेगा कि हमने कॉन्सेप्ट नोट्स में नंबर ऑफ पेजेस को कम करने के लिए उसको कंजस्टेड बना दिया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खुला खुला हुआ लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल बेस्ट हो सकती है। आप बिल्कुल मतलब ब्लाइंडली इनको फॉलो कर सकते हैं, कहीं आपको 1% भी इनमें दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप इनको पढ़ोगे आपको लगेगा वाह 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 क्या मजा आ गया क्या, और आप इनको 10 लोगों को और अपने नोन को रेकमेंड करोगे जो फालतू का बकवास कचरा पढ़ रहे हैं, और आपको तुरंत ये लगेगा कि यार एक काम करता हूं, ये जो फालतू का मीटर में पढ़ रहा था इसको तो एक बंडल बनाकर रद्दी के अंदर इसको निकाल देता हूं, दिवाली भी आ रही है तो घर की सफाई भी हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब आते हैं क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक हम डिजाइन किया हुआ है कोई भी सब्जेक्ट का, उसके अंदर स्टडी मैट पूरा है, आरटीपी है, एमटीपी है, पास पेपर है। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं ये लो सीएमए, ये लो एसएससी, ये लो सीएस। हम कहते हैं नहीं, नको ना, जरूरत नहीं है, ये नहीं चाहिए। जब आपने इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल ले लिया, स्टडी मेट ले लिया, आरटीपी ले लिया, एमटीपी ले लिया, पास पेपर ले लिया, तो इसके बाद क्या बच्चे की जान लोगे क्या? उसको 1500 क्वेश्चंस देके, 1200 क्वेश्चंस देके, हजार क्वेश्चंस देके, उसके लिए ये वाला जो कंटेंट है उसको भी समेटना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए वो तो कई बार इसके अंदर से भी एबीसी कैटेगरी में चला जाता है, आप उस बच्चे की जान लेने पे उतारू हो जाते हो। मतलब चाहते क्या हो, समझ में नहीं आता। तो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, कहीं भी आपको इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि भाई हम इनको छोड़कर, चलो इनके अंदर सर ने कुछ छोड़ा होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब इंक्लूड कर रखा है। इन्हीं कंटेंट को पढ़कर आपको पास होना है, आप पास हो सकते हो। आपको रैंक में आना है, आप रैंक ला सकते हो। आपको रैंक 1 लानी है, आपको रैंक 1 लानी है, आप रैंक 1 भी ला सकते हो। मतलब ये नहीं है कि ये केवल पास करने के लिए आपको बनाकर दे दिया कि ये लो पास करने का जुगाड़ है, नहीं, इसी से आप पास होगे, इसी से जिस बच्चे को अच्छी तैयारी करके रैंक लानी है वो रैंक ले आएगा, जिसको रैंक 1 लानी है वो 1 ले। मैं मेरी पास्ट आपको हिस्ट्री बता दूं तो मेरे से पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनके 7 बार AIR 1 आ चुका है। एग्जाम के अंदर, एडवांस अकाउंटिंग के अंदर, हर अटेम्प्ट के अंदर लगभग मेरे पढ़े हुए बच्चे एडवांस अकाउंटिंग के जो है उनके मैक्सिमम मार्क्स भी आते रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप इनको पढ़ के चलो 60 का जुगाड़ कर लोगे 70 का, नहीं जी नहीं, ये 60-70 वाली बात नहीं है, ये 90+ वाली बात है, 90+ वाली। अगर आप इनको स्टडी करते हो तो आपको 90+ आएगा। और वहीं अगर आपने कोई कंटेंट ऐसा ले लिया जिसमें आपको झांसा दिया गया कि चलो है ना, हम आपको ये लो 150 पेज की ये लो कॉन्सेप्ट देते हैं, ये लो 300 पेज उसके अंदर आ गए, इसके अलावा मल्टीपल बुक्स, मतलब दुनिया भर की बुक्स, मतलब 1-2 बुक से नहीं, ये लो 3 बुक, ये लो 4 बुक, ये लो 5 बुक, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट, अरे भाई बच्चे की जान थोड़ी लेनी है। इस तरीके से बनाकर मतलब ऐसा डाफा चूक स्टूडेंट को कर दिया गया है, बावड़ा बना दिया गया है, बच्चे के समझ में ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि ये कंटेंट आप जो पढ़ रहे हो इसके बेसिस पे आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई ग्रुप 1 की बात, डीटी को छोड़कर, डायरेक्ट टैक्स को छोड़कर, इनकम टैक्स को छोड़कर। अब आ जाते हैं ग्रुप 2 और जो डीटी बच गया। अब इनको आप, क्योंकि हमारी तरफ से अभी अंडर प्रिपरेशन चल रहा है कंटेंट, जनवरी वाले बच्चों के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, होगा भी तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, जो आपके लिए फिर लास्ट में आकर के बाद यूजफुल नहीं रहेगा। उस टाइम पे आपके लिए मटेरियल स्विच करना, अभी तो आप रिवीजन शुरू कर रहे हो तो आप आराम से मटेरियल को स्विच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के जस्ट टाइम पे मटेरियल स्विच करना फिजिबल नहीं होता है। तो आप यहां पर कोई भी कंटेंट जो आप एग्जिस्टिंग फॉलो कर रहे हो, मजबूरी है और कुछ ही नहीं कर सकते, तो आप उसी को फॉलो करो, लेकिन आप ध्यान रख लेंगे कि वो स्ट्रिक्टली आईसीआई के अकॉर्डिंगली हो, इंस्टीट्यूट आईसीआई जो है उसी के अकॉर्डिंगली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गई दोस्तों अपनी मटेरियल की बात। अब अपन चलते हैं अपना रिवीजन प्लान कैसे फॉलो होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब रिवीजन प्लान के अंदर दोस्तों ध्यान से सुनो, जैसे मैंने आपको याद हो तो कहा था कि जैसे एडवांस अकाउंटिंग 10 डेज में रिवाइज करना, उसके हिस्से कर दिए थे 8, 1.5 और मॉक टेस्ट, याद है ना। तो अब आपको 8 डेज में एडवांस अकाउंटिंग को रिवाइज करना है, तो कैसे करना है उसका भी अब आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला काम होगा कि आप उसको डेली टारगेट में कन्वर्ट कर दो। मतलब मुझे आज एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन शुरू करनी है, तो मैं क्या करूंगा, आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर एक छोटा सा काम करूंगा। उसके अंदर मैं सिंपल सा काम ये करूंगा कि जो 8 दिन में मेरा सिलेबस है उसको डिवाइड कर लूंगा। मेरे को पता रहना चाहिए कि मैं डे 1 में ये पढ़ने जा रहा हूं, डे 2 में ये पढ़ने जा रहा हूं, डे 3 में, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 जो भी है, तो उनके अंदर ये इतना इतना कंटेंट पढ़ना और इससे मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका सिलेबस 8 दिन में कंप्लीट नहीं हो। 8 दिन क्या, फिर आपको 15 दिन दे दो, महीना दे दो, तो भी नहीं होगा। और आपके सामने फिक्स टारगेट है कि आज का ये काम है, कल का ये काम है, परसों का ये काम है, तो आप उसको फिक्स करते हुए चलोगे। तो आपको स्ट्रेटेजी कुछ नहीं बनानी, इतना सा काम करना है, डेली टारगेट। मैं मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करूंगा, उसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आगे बात करेंगे कैसे टेलीग्राम चैनल है क्या है। तो आप उन डेली टारगेट को आप कंप्लीट करोगे। तो सबसे पहला काम आपको डेली टारगेट, ध्यान रखना फर्स्ट रिवीजन की बात चल रही है, पहला रिवीजन जो आपने सिलेबस कंप्लीट करके अब बस वापस से रिवीजन करना शुरू किया है, जिसमें आपको लग रहा है कि यार लगभग सब कुछ भूल चुके हैं, 10-20% थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट में याद है, लेकिन बाकी सब कुछ भूल चुके हैं। तो आपको इस तरीके से रिवीजन चलना है, ठीक है। अब रिवीजन के अंदर आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, एलोकेशन करोगे। एलोकेशन किसका, जो डेली टारगेट है उसमें एलोकेशन हो गया। अब एलोकेशन होकर रिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले आपको रिवीजन वीडियो को रेफर करना है। रिवीजन वीडियो मैंने आपको अभी तीनों सब्जेक्ट बताए, उसमें से एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं तो उसके अंदर मैंने सारे आपको चैप्टर से उनके रिवीजन वीडियो अवेलेबल करवा दिए गए, सारे रिवीजन वीडियो आपके पास में। तो आप सबसे पहला काम उन रिवीजन वीडियो को यूज कर लो। जहां जहां कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, रिवीजन वीडियो के बाद में आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। कई बार है कि अपन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते रहते, नहीं हो पाएगा। कई बार एग्जाम के अंदर कोई चीज नहीं आ गई, तो हम जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आंसर के अंदर वो चीज नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के अंदर होती है। तो ऐसे केस में ये नहीं कि एग्जाम के अंदर कोई चीज नहीं आ गई तो आप कर नहीं सकते, लेकिन आपको बार बार उसके लिए कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। तो हर बार आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी है और उसके बाद क्यूबी जो है क्वेश्चन बैंक का, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब उसकी प्रैक्टिस करने के अंदर ध्यान रखना है कि आपको एक और काम करना है, और वो है मार्किंग, फिल्टरिंग या शॉर्टिंग। ये क्या होता है, आपने जो आज के दिन का पढ़ा उसमें से देखो कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट में से हिस्सा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या उसका कोई पॉइंट है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन का पार्ट है जिसको मुझे बार 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 पढ़ने की जरूरत है, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, आप उसको बार बार रिवाइज करने के लिए ये काम करोगे कि जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, क्वेश्चन बैंक के अंदर और इसके अलावा उसके आंसर्स में मार्किंग कर लो, हाईलाइट कर लो कि ये वो चीजें हैं जो मैं जितनी बार पढ़ूंगा, जितनी बार देखूंगा, उनको बार बार रिवीजन के अंदर देखना ही देखना है। ये आपका वो हिस्सा होता है जो आपको 1.5 डे में कोर्स को रिवाइज करवाने में हेल्प करेगा। मतलब उस टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको रिटन प्रैक्टिस 10 से 20% का रिटन प्रैक्टिस करना है। मतलब जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से 2 क्वेश्चंस के लगभग को पूरा रिटन में कर लिया, और उसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर ऑडिट कर लिया। और जो भी कर रहे हो उसके अंदर फिर से कह रहा हूं, मार्किंग, फिल्टरिंग, शॉर्टिंग, जो भी आप नाम रखो उसको करना जरूरी है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन का टारगेट था उस दिन का टारगेट पूरा किया, स्पेशली थ्योरेटिकल के अंदर। अब एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हो कि आज का काम खत्म, मैं सोने जाता हूं, उससे पहले रुको जरा, सब्र करो। आप आधे घंटे क्या करोगे, अपना जो पढ़ा हुआ है आज का, उसमें से जो समराइज किया था, जो कि हो गया होगा, उसका एक क्विक ब्रीफ ले लो, वापस से उसको पढ़ लो, वापस से उसको पढ़ लो, ताकि वो चीज आपके लिए याद हो जाए। अगले दिन की स्टडी करोगे उससे पहले भी सेम प्रोसेस, पिछले दिन वाले का आधे घंटे का टाइम देकर। आपको लगेगा यार ये आधे घंटे वेस्ट है, उसकी जगह मैं नया कंटेंट पढ़ देता हूं। नहीं, आपको अगर रिटेन करना है, थ्योरी के अंदर जो आपके सबसे बड़ी कंप्लेन होती है क्या कि सर हम थ्योरी को पढ़ते जाते हैं, बार बार पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें याद नहीं होती। तो उसका यही तरीका है कि आप उसको क्या एक बार रिवाइज कर लिया, फिर बाद में कभी देखते हो, फिर बाद में, ऐसे नहीं होता। आपने उस दिन की पढ़ाई को 3 बार रिवाइज कर दिया, सोचो, तो इसका मतलब फिर वो आपके याद होनी है। फिर आप जितनी ज्यादा बार आप उसको रिपीट पे रिपीट करोगे तब वो याद होगी। तो आपको इस तरीके से ये चीज भी ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड और थर्ड रिवीजन। सेकंड और थर्ड रिवीजन के अंदर दोस्तों यहां पर आपको अब रिवीजन वीडियो को रेफर नहीं करना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी आपको रिकॉल नहीं हो रही तो ही करोगे, अदरवाइज आपको रिवीजन वीडियो की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, सीबी को पूरा फिर से रिवाइज करो, मतलब सीबी तो हर बार ही करना है, तो सीबी तो करना ही करना है। और जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है, क्यूबी वाला पोर्शन है, उसमें जो आपने मार्क किया था, फिल्टर किया था, उन चीजों को रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा बचता है, थोड़ा डेप्थ में रिवीजन में चले जाओ, नहीं बचता है तो एटलीस्ट जो मार्क किया था, फिल्टर किया था, उसका तो रिवीजन आपको करना ही करना है। इस तरीके से आप रिवीजन प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है सर, हमें स्टडी आवर्स कैसे क्या रखने हैं पूरा डेली का, वो भी समझाओ। सब कुछ जवाब दे रहा हूं, जो जो आपके डाउट हो सकते हैं पॉसिबली, वो सारी रिप्लाई मैं आपको आज कर रहा हूं। तो क्या बता रहा हूं, आपको डेली 10 to 12 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी करनी है, 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव। मतलब आपने 3 स्लॉट बना लिए 4-4 घंटे के, 4-3-3 के, 4-4-3 के, और उसके बेसिस पे आपने एक स्लॉट है उसमें अपना टारगेट पूरा कर दिया, दूसरे स्लॉट में चले गए। बीच बीच में जो स्लॉट है पूरा हो रहा है उसके अंदर थोड़ा सा आपने ब्रेक ले लिया, रिलैक्स कर लिया, आराम कर लिया। इसके अलावा जो स्लॉट है 4 घंटे का, उसमें भी आपको लगे कि मिड में मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है, 2-4 मिनट आप घूम लिए, पानी वानी पी लिए। तो इस तरीके से आपको रूटीन रखना है। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं 15-16-17 घंटे पढ़ो, 15-16-17 घंटे पढ़ो, तभी आप पास हो पाओगे। फिर कुछ नहीं है, 15-16-17 घंटे पढ़ने का मतलब है फिर आपके दिमाग से सारी चीजें मतलब आई गई हो जाएगी, आई गई। जैसे पेरेंट आपको कहते हैं ना कि तू आजकल मेरी बात नहीं सुनता, एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है, वैसे ही अगर आप 15-16-17 घंटे पढ़ने लगे तो वो चीजें आई गई होने लग जाएगी। आपको क्या करना है, एक एडिक्वेट टाइम देना है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली डेली का डेली। शुरुआत में एक बार जब आप अप्लाई करोगे थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो चीज रूटीन में, हैबिट में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसके दौरान मोबाइल फोन का यूज नहीं करना। अगर मोबाइल फोन से ही कोई स्टडी हो रही है तो अलग बात है, जैसे रिवीजन वीडियो वगैरह कुछ देख रहे हो, अदरवाइज आपको मोबाइल फोन को दूर रख देना है। भयंकर भयंकर डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है जितना हो सके। डेली रूटीन में 30 मिनट से लेकर 1 घंटा अपने लिए ही भी निकालो, क्योंकि मैंने यहां पर ध्यान रखना 15-16-17 घंटे नहीं लिखे, तो इसका मतलब आपके पास टाइम है खुद के लिए भी। ये 10-12 घंटे बस ध्यान रखना इफेक्टिवली करने हैं, मतलब ये 10-12 घंटे वो होनी चाहिए जिसमें आपकी प्योर स्टडी हुई है, पढ़ाई हुई है। ठीक है, अब आप आधे से 1 घंटा अपने लिए निकालो, जो आपके पूरे दिन की थकान को दूर करता हो, आपको वापस से एनर्जाइज करता हो अगले दिन की वर्किंग के लिए। आप बिल्कुल ऐसे मूड बिल्कुल आपका फ्रेश हो जाए, जिसके लिए आपको जिस चीज का, जैसे आपको भगवान का जाप करना है, चैंटिंग करनी है, आपको लगता है उससे मुझे रिलैक्स मिलता है, आपको लगता है योगा करके, म्यूजिक सुन के, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके, या वॉटेवर जो भी आपको लगे, आप उस काम को करो आधे से 1 घंटा, ताकि आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पूरे तरीके से भयंकर 17-18 घंटे पढ़ के डिप्रेशन में चले जाओ। आप बिल्कुल
इस तरीके से स्टडी को कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको अपनी डाइट वगैरह पे पूरा ध्यान रखना है, फालतू का कचरा वचरा नहीं पेट के अंदर ठूसना है, और लिक्विड भी अच्छा खासा इंटेक रखना है, और स्लीप भी लेनी है 7 आवर्स की। ध्यान रखना, 7 आवर की स्लीप और आधे से 1 घंटा अपने लिए, मतलब ये 8 घंटे 7.5 घंटे तो आपके लिए फिक्स होनी चाहिए। 7 आवर्स की आपको स्लीप भी लेनी है, ये नहीं कि आप 3-3 घंटे 4-4 घंटे सो रहे हो, क्योंकि आप बाकी टाइम के लिए ये भी कर दिया स्लोट, लेकिन सो केवल 3-4 घंटे रहे हो, क्योंकि बाकी टाइम में आपको मोबाइल चलाना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये आपको स्टडी आवर्स के पैटर्न में ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मेरे घर पे पढ़ाई नहीं होती, कोई पीजी में हूं वहां पर पढ़ाई नहीं होती, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है लाइब्रेरी का, कि आप ऐसे केस में लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लो और वहां पर स्टडी का फोकस होकर पूरा स्टडी करो। मतलब अल्टीमेटली आपको इंप्लीमेंट तो ये करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बता सकता हूं कि कैसे क्या हो सकता है, आपके लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको फॉलो तो आपको करना है, तो आप इसको फॉलो करेंगे कैसे भी करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासेस के बारे में बात करते हैं। आप जब जनवरी के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से अब आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपकी, इवन मैंने कहा अब तक तो क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए थी, अब तक तो क्लासेज आपकी खत्म हो जानी चाहिए थे। लेकिन अगर आपने अभी तक क्लासेज खत्म नहीं की और आपको लगता है यार इसके अंदर तो मुझे कुछ ना कुछ क्लासेज चाहिएगी, मैं केवल ग्रुप 1 कर रहा हूं, और ग्रुप 1 के लिए तो सर ने अभी 1-1.5 महीना बताया अपने पास है, जिसमें मैं पहले सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकता हूं। तो ऐसे केस में आपको क्लासेस तभी लेनी है जब आपको लगता है कि नहीं नीड है, उसके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, तभी आपको क्लासेस को लेना। ठीक है, अब जब आप क्लासेस को लेते हो तो AIR1CA.com के अंदर अगर आप क्लासेस के अंदर जाते हो तो वो आपके जनवरी के लिए, मई के लिए, सितंबर के लिए अवेलेबल है, जिसमें 3 क्लासेस अवेलेबल है, एडवांस अकाउंटिंग, लो GST, बाकी अभी अंडर प्रिपरेशन है, तो इसलिए वो आपके जनवरी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ये 3 सब्जेक्ट है जिनके लिए ले सकते हो। इवन आपको लगे कि यार मुझे कुछ 4-5 बड़े वाले एडवांस के चैप्टर है, उनकी तैयारी के लिए थोड़ा सा चाहिए क्लासेस, तो हम जो अमाउंट रख रहे हैं क्लासेस का वो बिल्कुल नॉमिनल रीजनेबल अमाउंट होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इसलिए आप उन 4-5 चैप्टर के लिए भी क्लासेस को अवेल कर सकते हो। ध्यान रखना, पहली बात कर रहा हूं, जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगे कि नहीं वो 4-5 चैप्टर एग्जाम के अंदर 50-60 नंबर के आते हैं और मेरा तो उसमें कुछ ही नहीं है, तो आप क्लासेस में जा सकते हो। मैंने जो रिविजन वीडियो दे रखे आपको, मैंने बताया डिटेल्ड रिविजन है। डिटेल रिवीजन का मतलब उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है, मैंने उसके अंदर कॉन्सेप्ट भी बता दिए, मैंने उसके अंदर सारे क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स भी आपको कवर करवा के दे दिए। एक तरह से वो मिनी मैराथन है, मतलब मैराथन वगैरह आपको फिर लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप रिवीजन वीडियो को रेफर करते हो तो आप प्रायोरिटी में रिवीजन वीडियो को रेफर करो, लेकिन अगर आप जनवरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे तो क्लासेज ही चाहिए, तो फिर आप AIR1CA.com की वेबसाइट पर जाकर, अभी मैं वेबसाइट वगैरह के बारे में सारी बातें आपको बताऊंगा, तो वहां पर जाकर आप क्लासेस को परचेज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AI आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, 100% के फुल कोर्स के, कम से कम 2-2 हर पेपर के, और 3-3 2 तो बहुत बढ़िया है। मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। ये मान लो मॉक टेस्ट अगर आप नहीं देते हो और एग्जाम में जाते हो तो बहुत सारी चीजों की आपको प्रैक्टिकली वहां पर दिक्कत होगी। टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे हैंडल करे चीजों को, कैसे अपन वहां पर कोई टफ चीज आ गई तो उसको मैनेज करे, उन सब चीजों से पहले से हैबिचुएट हो जाओगे और आप उनको ओवरकम कर पाओगे जब आप मॉक टेस्ट देके जाते हो। तो AIR1CA जो है वो आपके लिए जनवरी में, इन सब के लिए, जनवरी 26 के लिए भी और आगे के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, जिसका पूरा एक डिटेलिंग आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अभी पाइपलाइन के अंदर है, 2-4-5-10 दिन के अंदर आपको उसके बारे में सारी डिटेलिंग बता दी जाएगी। और अगेन जब AIR1CA की मॉक टेस्ट सीरीज आ रही है तो ये मान लो कि वो इंडस्ट्री के अंदर अगेन दी बेस्ट होती है, और विथ अगेन नॉमिनल प्राइस, ब्रेक इवन प्राइस, मतलब हम अगेन मॉक टेस्ट के जो आपसे प्राइसेस वगैरह ले लेंगे उसके अंदर आपको लूटेंगे नहीं कि ये लो हम आपसे 15,000 रुपए ले रहे हैं 2 सीरीज के लिए, लो 1 सीरीज देते हो 6 पेपर देते हो तो 5,000 रुपए दे दो, ये लो, तो हम आपको लूटेंगे नहीं। उसके अंदर भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट तैयारी करें और ब्रेक इवन पे रहें।
अब उन मॉक टेस्ट की खास बात और क्या है, सुनो ध्यान से। वहां पर हम जो पेपर बनाते हैं वो पेपर इजी नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल इजी लॉलीपॉप बनाकर दे दिया कि ये लो बच्चा यहां पर मार्क्स ला रहा है और खुश हो रहा है, मार्क्स ला रहा है और खुश हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करते। अब वहां पर जो पेपर बनाते हैं वो बिल्कुल इंस्टीट्यूट के हिसाब से, जैसे इंस्टीट्यूट कभी एवरेज दे रहा है, कभी एवरेज दे रहा है, कभी टफ दे रहा है, तो हम उसी पैटर्न के हिसाब से रखते हैं ताकि हर सिचुएशन से स्टूडेंट है वो हैबिचुएट हो जाए और एग्जाम के अंदर उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि यहां पर आपकी जो मॉक टेस्ट सीरीज की जो आंसर शीट्स होगी उनका जो इवैल्यूएशन किया जाएगा, उनकी चेकिंग जो की जाएगी वो इंस्टीट्यूट के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ही करते हैं। अब इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर्स है वो ही करते हैं, तो आप सोचो उनको स्टेप मार्किंग वगैरह का सब चीजों का पता होता है, वो किस मेंटेलिटी से कॉपी को चेक करते हैं उनको सब पता है, और उसी पैटर्न से अब आपकी कॉपियां चेक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स आपके ये नहीं कि आपको खुश करने के लिए आएंगे, वो बिल्कुल आप मेन एग्जाम में भी अगर जाके देखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो उसी रेंज में आ रहे हैं या इवन उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। मतलब एक तो है कि हमने ऐसे ही चेक करके, मान लो कि आपके मैं मॉक टेस्ट ले लूं और मैं खुद ही उसको चेक कर दूं, तो मेरे से आप पढ़े और मैं खुद ही चेक कराऊं, तो कहीं ना कहीं मैं लीनियंट हो जाऊंगा, लिबरल हो जाऊंगा कि यार चलो बच्चों को खुश होने दो। लेकिन यहां पर इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर ही चेक कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लिबरल होने का कहीं कोई चांस ही नहीं है। तो यहां पर जो आपके मार्क्स आते हैं वो और उससे ज्यादा ही मेन एग्जाम में आपके आईसीआई के जो मेन एग्जाम होंगे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां पर आपको रिमार्क वगैरह इवेल्युएशन के ऊपर आपने जो आंसर शीट दी है उसके ऊपर कमेंट वगैरह सब किए मिलेंगे कि किस तरह की आपकी कमी है, क्या है। आपको भी अब उनका एक बार इवेल्युएशन करके उनके ऊपर जो रिमार्क वगैरह आए हैं और उन कमियों को दूर करते हुए चलना है कि हाँ इस तरीके से मैं उसको दूर करते हुए चलूंगा। तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सर एक बात बताओ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने होते हैं क्या? कई ऐसे सीरीज है जो चैप्टर वाइज सीरीज आती है, 2 चैप्टर को मिलाकर 3 चैप्टर को मिलाकर ऐसे बनाकर आती है। कई सर है ना फैकल्टी भी है जो हमें जब कोर्स देती है, हम जब उनसे क्लासेस लेते हैं तो वो हमें कमिट करती है कि हम चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देंगे। दोस्तों एग्जाम के अंदर पहली बात तो चैप्टर वाइज आनी नहीं है। चैप्टर वाइज के अंदर आप कोई चैप्टर को तैयार करके मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया नंबर आ गए, आप मन के अंदर खुश हो गए कि हाँ क्या शानदार मेरी प्रिपरेशन चल रही है। एग्जाम के अंदर आप उतना परफॉर्म ही नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर तो फुल कोर्स का है। दूसरी चीज चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने के अंदर एक और दिक्कत क्या है, मान लीजिए आपके 110 चैप्टर्स टोटल है सपोज, और है ही इतने लगभग, अगर आप देखोगे बहुत ग्रुप के सारे मिलाकर 110 चैप्टर्स है। अब आपने कोर्स खरीद लिया और फैकल्टी आपको लॉलीपॉप दे रही है साथ में कि देखो देखो मैं आपसे ना चैप्टर वाइज टेस्ट लूंगा, चैप्टर वाइज का आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आप खुश हो रहे हो कि आप क्या बात है चैप्टर वाइज का। तो आप सोचो किसी भी चैप्टर का जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उससे पहले उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके मॉक टेस्ट दोगे, मतलब हर टेस्ट के अंदर आपका एक दिन तो जाएगा ही जाएगा। और ये बात कब की चल रही है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जब आपका सिलेबस चल रहा है तो आपका एक दिन तो उसमें जाएगा ही जाएगा। मतलब सब आप सोचो 110 चैप्टर है, उसके एक दिन डे आपका हर मॉक टेस्ट में चला गया चैप्टर वाइज में, तो 110 दिन तो आपके टेस्ट देने में चले गए। यानी आपके लगभग 3 से 4 महीने तो आपके टेस्ट देने के अंदर बीत गए। कब? जब आपका सिलेबस चल रहा है। तो आप सिलेबस कब कंप्लीट करोगे? सबसे मेन काम जब आप किसी की क्लासेस देते हो तो सबसे पहला आपका टारगेट में होना चाहिए दिमाग में कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। अगर मैं बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा हूं तो ऑन एन एवरेज 5.5 से लेकर 6 महीने के अंदर मैं मेरा कोर्स खत्म करूंगा ताकि मुझे 4 महीने का रिवीजन करने को मिले। और वहां पर जब आप रिवीजन करोगे तो ये चैप्टर वाइज से नहीं, जैसे अभी मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर दी तो उसी पैटर्न से आपको चलना होता है। तो ये जो चैप्टर वाइज का आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, आप खुश हो रहे हो, जो फैकल्टी आपको क्लासेस दे रही है वो आप देख रहे हो कि यार कितना बढ़िया काम हो रहा है, मेरे को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, कितना बढ़िया हो गया मेरे लिए। अब वो मतलब एक तरह से सेल्फिश हो गई कि भी मैं मेरे सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट को पीएचडी करवा देता हूं, उसको चैप्टर वाइज सब कुछ करके, और पता चला कि उसके लिए रिवीजन का तो कोई टाइम ही नहीं बचा इन सब चक्रों के अंदर। तो यहां पर चैप्टर वाइज वगैरह के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। चैप्टर वाइज का ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है आपको उसको नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए, तो मॉक टेस्ट के बारे में अपनी बात हो गई। मॉक टेस्ट बहुत 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 जरूरी है। एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जब एग्जाम
होने जा रहा होता है, उससे लगभग महीने भर पहले यानी लगभग नवंबर मिड या एंड के अंदर हम आपको एबीसी एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी देंगे। ये जो एनालिसिस होता है ये बड़ा ही रिसर्च करके एनालिसिस किया जाता है, इंस्टीट्यूट के पैटर्न को पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करके, हवाबाजी के अंदर नहीं बनाया जाता कि अच्छा मेरे को ये 4 क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चलो मैं ये डाल देता हूं, अच्छा मुझे ये चैप्टर टफ लगता है तो चलो मैं इसको ए कैटेगरी में डाल देता हूं, इसको बी में। आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे पेपर का पैटर्न ले रहा है उन सब का एनालिसिस करके हम इसको तैयार करते हैं। लेकिन उसको अपन पहले सर है ना हमें अभी पहले ही दे दो, वो पहले नहीं, ये पहले मिलते ही तो काम लग गया। ऐसे केस में आप क्या करते हो, आप शुरू से ही सिलेक्टिव हो जाते हो। हम नहीं चाहते कि हम ये जो दे रहे हैं ये आपके लास्ट के लिए दे रहे हैं कि चलो लास्ट के अंदर अपन जब रिवीजन करें तो अपने पास टाइम कम है तो चलो अपन ए और बी कैटेगरी के चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, चलो थोड़ा सा सी कैटेगरी पढ़ लेंगे, चलो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लास्ट रिवीजन में समराइजेशन कर देंगे। तो इन सब चीजों के लिए होता है। आप सोच के चलो कि नहीं मैं पहले से ही इनको कर दूंगा तो नहीं, वो सब बेकार हो जाएगा। फिर भी कोई स्टूडेंट चाहे कि नहीं मेरे को तो पहले से, तो सितंबर का हमने रिलीज किया था, आप उसको एक बार के लिए फॉलो कर सकते हो। थोड़े बहुत एग्जाम के पैटर्न को ध्यान रखते हुए चेंज करते हुए हम आपको नए भी इश्यू करेंगे तो उस टाइम पे आप उनको देख सकते हो। लेकिन फिर कह रहा हूं शुरू से अगर सोच के चलोगे कि मैं ए कैटेगरी पढ़ के चला जाता हूं, मैं ए भी पढ़ के चला जाता हूं, तो आपसे वो भी तैयार नहीं होगी। इसलिए ये सारी बातें लास्ट की होती है। ये आपके लिए इसलिए नहीं है कि आपका सिलेबस आपको छुड़वा दिया जाए, ये इसलिए है कि आप लास्ट के अंदर कम से कम इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। जैसे कोस्टिंग के अंदर एबीसी अपन ने कैटेगरी बनाई थी कोस्टिंग में, उसी तरीके से आप यहां पर पढ़े। एक और चीज, सावधान रहें, सतर्क रहें, बहुत बहुत जरूरी है। सावधान रहे, सतर्क रहे। सर क्या कहना चाह रहे हो? यूट्यूब के अंदर अननेसेसरी कंटेंट आ रहा है जिसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है और आप उसको लगातार कंज्यूम किए जा रहे हो। सामने वालों के व्यूज बढ़ते हैं, आपने उनको सब्सक्राइब कर रखा है और यहां पर आप उनको फालतू के अंदर कंज्यूम किए जा रहे हो या यूं के आपको कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे आपको डेली वीडियोज बना बनाकर डाले जाते हैं जिनके अंदर दुनिया भर की फालतू बकवास, कुछ भी जो आपके लिए काम की बात है वो नहीं। ये लो अपने को हफ्ते के अंदर 10 वीडियो बनाकर डालने, ये लो 20 वीडियो बनाकर डालने, और आपका उससे होता है भयंकर तरीके से डिस्ट्रैक्शन। भयंकर तरीके के उन पे सेंसेशनल थंबनेल बनाए जाते हैं। आईसीआई का पेपर पैटर्न को हम रिवील करने जा रहे हैं, हम आईसीआई की सीक्रेट पॉलिसीज को रिवील करने जा रहे हैं, कैसे वो बोनस देता है उसको रिवील करने जा रहे हैं। अपन वहां पर एडिटर को, एक्सपर्ट एडिटर को बैठा कर रखते हैं, वो अलग अलग तरह की पिक्चर्स लगाता है। कभी वो बिल्कुल शॉक्ड हुई कि देखो हम ऐसा सीक्रेट रिवील करने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। कई बार वो आपको डिप्रेशन की फोटो लगाकर दिखा देता है कि देखो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है। मतलब ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल यहां पर डिस्ट्रैक्शन है। आपको इनको किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं करना है, आप इनको पूरी तरह से अवॉइड करो। आपको एंजाइटी के नाम से एग्जाम से पहले 15 वीडियो लाकर दे दिए जाते हैं। आपको वहां पर कि आपको फोकस्ड रहना है एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है, उसके लिए ये लो 15 वीडियो, ये लो 70 दिन की स्ट्रेटेजी अलग, 60 दिन की अलग, 50 दिन के अलग, 40 दिन के अलग, 30 दिन के अलग, सारा का सारा व्यूज का खेल। और आप उन चीजों के अंदर बावले हो जाते हो, पागल हो जाते हो। अगर आप उनके अंदर 15-15 मिनट भी देते हो तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। AIR1CA जो दो दोस्तों हैं वो आपने देखा होगा, हम कोई भी फालतू का बकवास नहीं करते, कोई भाषणबाजी नहीं करते, कोई फालतू का मोटिवेशन नहीं। हम क्या करते हैं, जहां स्टूडेंट को जरूरत है कि हाँ अब स्टूडेंट को इस चीज की जरूरत है, हम तुरंत उस टाइम पे उस चीज की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी लेकर आ जाते हैं। ये नहीं है कि हम डेली स्ट्रेटेजी बनाकर डालने लग गए कि ये लो 50 दिन की, ये लो 40 दिन की, ये लो 10 दिन की। हम आपको जो आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत है, जब हमें पता है कि भी स्टूडेंट को क्या क्या चीजों की जरूरत है, हम वो सारी चीजें आपको जो आपके एग्जाम में पास करवाने के लिए हेल्प करेगी वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। वो सारी चीजें होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फालतू के वीडियोस बना बनाकर भयंकर तरीके से सेम टॉपिक को घुमा फिराकर बार बार उसी टॉपिक के बारे में 50 वीडियो बनाकर दे देना, सेम टॉपिक के बारे में बनाकर। आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है
उसके बारे में बार बार कि देखो स्टूडेंट को डराया जाना कि देखो आईसीआई पेपर पैटर्न है ना वो भयंकर तरीके से चेंज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ते हो तो आप फेल हो जाओगे, आप पास नहीं हो सकते। तो भाई आप लाखों रुपए लेते हो, पहले आप अपनी कोचिंग के अंदर तो उस चीज को इंप्लीमेंट करो। केवल बोलने से क्या होगा कि भाई स्टडी मटेरियल पढ़ो, स्टडी मटेरियल पढ़ो, आप उस चीज को अपने खुद के पास इंप्लीमेंट नहीं करते, लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर आकर बस उसके बारे में बोलने लग जाते हैं अपन। तो पहले खुद पे तो उस चीज को अपन इंप्लीमेंट करें कि भाई हम अपने बच्चे को कोचिंग के अंदर जो भी पढ़ाएंगे उसके अंदर अब से कोई भी क्वेश्चंस की बैंक नहीं देंगे, हम उसके अंदर किसी तरह के कॉन्सेप्ट नोट्स स्टूडेंट को नहीं देंगे। हम तो एक काम करेंगे, स्टडी मटेरियल है उसी को दिखाएंगे, बस उसी के बेसिस पे उसको पढ़ाते चलेंगे। देखो ये लाइन अंडरलाइन, देखो ये लाइन अंडरलाइन, आप पढ़ा के तो देखो ऐसे। हम लोग जो इतने एफर्ट्स करते हैं, जो सीबी और क्यूबी बनाकर देते हैं आपको, उसके अंदर मैं कह रहा हूं स्ट्रिक्टली हम आईसीआई के हिसाब से ही चलते हैं। क्यूबी के अंदर हमने पूरा का पूरा वहां पर क्या कर रखा है, पूरा का पूरा वहां पर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आंसर्स है, पूरा आरटीपी एमटीपी और पास पेपर है, मैंने आपको बताया। तो उसके अलावा आपको क्या चाहिए, यही तो सब चाहिए ना आपको। जो आपको कॉन्सेप्ट नोट्स है वो आईसीआई ने, आप एएस का वहां पर डिटेलिंग आईसीआई के एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जाकर पढ़ के तो देखो कितना भयंकर सब कुछ होता है। लेकिन हम उसी को सारी चीजों को लेते हुए और समराइज और आपको एक बेटर अप्रोच के साथ उसको दे देते हैं। तो जानबूझकर आपको केवल गुमराह करने के लिए कि देखो स्टडी मटेरियल तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो आप ये बात केवल बच्चे पे क्यों छोड़ते हो? आप खुद से उसको पढ़ाना शुरू करो कि भाई अब से हम कोई भी किताब कुछ भी नहीं देंगे, हम तो केवल और केवल स्टडी मेट को रखेंगे। ये नहीं होता, लेकिन केवल पब्लिक डोमेन में आकर बोलना होता है हर चीजों को। तो ये सब चीजें जो है ना वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप सीबी और क्यूबी को मैं आपको कहता हूं ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इनको बनाने के अंदर मेहनत लगी है। एक सीबी के अंदर कॉन्सेप्ट बुक को बनाने के अंदर 6 महीने लग गए, जो क्यूबी बनाते हैं उसके अंदर हमें 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं, क्योंकि उसको हम केवल ये नहीं कि रेंडमली वहां पर डाल रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, चलो एक काम करना, आप कोई भी, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये स्टडी मटेरियल, ये मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन बैंक। आप मेरा स्टडी मटेरियल, मेरा क्वेश्चन बैंक, कोई भी चैप्टर का जो आपको लगे उसका उठा लो और उसको किसी और से कंपेयर कर लो। आपको एक दिन में पता चल जाएगा कि यार कितना मेहनत की है इन लोगों ने, कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है, कितने एफर्ट्स इसके अंदर डाले गए, और केवल आप लोगों के लिए। तो ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि बहुत सारी चीजों के लिए गुमराह किया जाता है, बहुत सारा व्यूज का खेल होता है, सब्सक्राइबर का खेल होता है। तो आपको उन सब चीजों से बचना है। हम कोई नाच गाने वगैरह का कुछ नहीं करते, केवल और केवल कंटेंट पे काम करते हैं, जो एजुकेशनल आपके लिए एक्टिविटीज है कि जिससे स्टूडेंट को बेस्ट हो सके। सर एक बात बताओ, आप जब कोई नाच गाना शेरो शायरी नहीं करते कुछ भी, तो फिर तो सर आपकी क्लासेस बोरिंग हो जाती है। 400 घंटे की क्लासेस, 350 घंटे की क्लासेज है, वहां तो सर हमें सब कुछ मिलता है। आप सोच के देखो, एडवांस अकाउंटिंग की 400 घंटे तक की क्लासेस पढ़ाई जाती है, 350 घंटे, 300 घंटे, 250 घंटे। कई ऐसे फैकल्टी जिनको अब पता लग गया कि यार इतना क्लासेस बोलकर तो अब बिकेगी नहीं, तो ये लो हम 220 घंटे में, 230 घंटे में करवा देंगे। लेकिन एक्चुअल में जब आप उनको अवेल करते हो तो पता चलता है कि यार ये तो 300 घंटे की क्लास है, ये तो 300 घंटे की क्लास है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बिल्कुल बेवकूफ बना रहे। अब उसके अंदर क्या है, नाच गाना है, शेरो शायरी है, इसी के कारण टाइम बढ़ जाता है, बच्चे का टाइम खराब होता है। क्लास के अंदर वो खुश रहता है कि यार कितनी एंटरटेनिंग क्लासेस दी गई है, लेकिन उसका रिजल्ट फिर नहीं आता ना, रिजल्ट नहीं आएगा। उसको लग रहा है यार क्लासेस बहुत बढ़िया है, कितनी शानदार है, आधे घंटे पढ़ाना, आधे घंटे उसके अंदर अपनी स्टोरीज को बताना, पर्सनल स्टोरीज बताना, अपने अचीवमेंट्स को शेयर करना। मैं ये था तो ऐसे किया, ये था तो ऐसे किया, ये था तो ऐसे किया। अरे भाई बच्चे को अपना कंटेंट, कई ऐसी फैकल्टीज है जो सीए फाइनल का अपना जो नॉलेज है उनके पास में, उसको सीए इंटर के स्टूडेंट को देने पर लग जाते हैं। चलो देखो मैं है ना आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन देखो सीए फाइनल में एफआर के अंदर ऐसा ऐसा होता है, ये लो ये एफआर, ये सीए, बेचारा बच्चा बेचारा डाफा चूक हो गया, बावड़ा हो गया कि भाई करे तो करे क्या, करे तो करे क्या।
तो ऐसे केस में आपको सही कंटेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कंटेंट आप ले लेना जो आपको बेस्ट टीचर लगता हो, मतलब जो पूरे इंडिया के अंदर आपको लगता हो कि यार इस सब्जेक्ट की ये बेस्ट फैकल्टी है, एडवांस अकाउंटिंग की, जीएसटी की, लॉ की ये बेस्ट फैकल्टी है, आप किसी की भी कंटेंट ले लो और आप हमारे कंटेंट से उसको कंपेयर कर लो। अगले दिन आप दिवाली की सफाई करने में लग जाओगे, मतलब आपको लगेगा यार ये फालतू मैंने क्या इकट्ठा कर रखा था, इसका बंडल बनाकर रद्दी के अंदर बेचो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केवल अब स्ट्रेटेजी बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों का डिस्ट्रैक्शन हो गया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको उन सब डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी बताऊं कि देखो किस तरह के डिस्ट्रैक्शन है, क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा फालतू के वीडियोज अगर आ रहे हैं तो आपको उनको अवॉइड करना है, आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा इंगेज नहीं होना है। ध्यान रखना, इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, मदद नहीं हो रही है कि चलो हम एंजाइटी में मदद कर देते हैं। अगर भाई बच्चे को किसी को एंजाइटी होगी, कुछ होगा, तो वो डायरेक्ट फैकल्टी से बात करेगा ना। ठीक है, दूसरा, सेंसेशनल थंबनेल बना बनाकर वीडियोज आ जाते हैं, एडिटर बैठे हैं, वो अगले बेचारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अपन यहां पर उनसे ये नहीं कि अपन चलो झांसे में आ गए, सेम टॉपिक पे बार बार वही वीडियो बनाना, मोटिवेशन का ओवरडेज देना हर चीज के अंदर, ये लो मोटिवेशन, अरे भाई नहीं चाहिए मोटिवेशन। मोटिवेशन देने वाले अलग से बहुत है जो 20-20 मिलियन 30-30 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ लेके बैठे हैं। तो हम मोटिवेशन लेना है तो उनसे ले लेंगे, हमने आपको पैसे दिए हैं ताकि आप क्लासेस को सही से हमें करवा दो, हमारे को रिवीजन का टाइम बचा दो जिसमें हम रिवीजन कर पाए, लेकिन वो नहीं हम तो मोटिवेशन देंगे। तो आपको मोटिवेशन के बारे में ओवरडोज दिया जाता है, आपको उससे बचना है। नाच गाना शेरो शायरी कुछ भी नहीं सर, वो आपकी क्लासेस की बात चल रही थी कि वो आपकी फिर बोरिंग एंटरटेनिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे किसी भी बच्चे से पढ़े हुए से आप बात कर लेना, मतलब आपको लगेगा, वो बताएगा आपको कि सर की कितनी शानदार क्लासेस रहती है। मैं भी जब क्लासेस पढ़ाता हूं तो उसके अंदर कोई भी टॉपिक है उसके अंदर किसी ना किसी स्टोरी को ब्लेंड करके, यहां तक कि मैं मीम अकाउंटेंसी की जगह ये कह सकते हो मीमटेंसी, बहुत सारी जगह मैं मीम्स का भी यूज करता हूं, लेकिन मैं केवल वही काम के लिए करता हूं जहां से उसको कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझा सकूं और एग्जाम में जाकर वही चीज उसको रिकॉल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्लास में नाच गाना शेरो शायरी सुन रहे हो तो आप मुझे बताओ, क्या आपकी ये एग्जाम में काम आने वाला है क्या आपके ये एग्जाम में काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये मोटिवेशन का ओवरडोज क्या आपके एग्जाम में काम आएगा? सेम टॉपिक पे बार बार वीडियो बना कर देना, तो वो आप सुनते रहते हो, तो क्या ये आपके एग्जाम में काम आएगा? नहीं आएगा। तो आपको जो मैं क्लासेस एंटरटेनिंग बनाकर देता हूं, आप किसी भी स्टूडेंट से, मेरे से पढ़े हुए से पूछ लेना, आपको बताएंगे कि सर इतनी शानदार क्लासेस लेते हैं कि 1% भी, मतलब हमारी जितनी भी क्लासेज है उनमें आपको 100% इंगेजमेंट मिलेगा, कहीं भी आपको बोरियत नहीं लगेगी कि हम कहीं भी बोर फील कर रहे हैं, 1% भी आपको बोरियत नहीं लगेगी। और जब एग्जाम में जाओगे तो जो चीजों को स्टोरी के साथ ब्लेंड करके आपको दिया गया था, वो चीजें आपको एग्जाम में ऐसे रिकॉल होगी, आपको विजुलाइज होगी कि आप सोच ही नहीं सकते, और इतना शानदार आपका काम पेपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर मॉक टेस्ट पेपर के बारे में भी एक इश्यू आता है। क्या आता है कि सर हम ना यहां से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यहां से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और वहां पर तो हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, बढ़िया नंबर आ जाते थे, लेकिन सर आईसीएआई ने जब एग्जाम लिया उसमें तो हमारे नंबर आए ही नहीं। तो बेटा अगर आपने वो मॉक टेस्ट सही से दिए, मतलब बिल्कुल फेयरली दिए थे, आपने कोई चीटिंग नहीं करी, आपने 15 मिनट का 3 आवर का पूरा स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो किया था, कहीं कोई चीटिंग का काम नहीं था, और फिर आपके जो मार्क्स आ रहे वो एग्जाम के अंदर आपके नहीं आते, तो इसका मतलब आपकी कमी नहीं है, इसका मतलब मॉक टेस्ट पेपर लेने वाले की कमी है। बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे है जहां पर मॉक टेस्ट सीरीज को चलाया जाता है, बच्चों से पैसे लिए जाते हैं, और केवल एक काम किया जाता है, 4-5 पेपर कर दिए, चलो उन्हीं की जंबलिंग कर करके ये लोग पेपर दे देते हैं। अब कई बच्चे इस ट्रिक को पकड़ लेते हैं, कई बच्चों को इस ट्रिक का पता चल जाता है कि अरे यार ये तो फिक्स है, ये 4-5 पेपर को ऐसे जंबलिंग करके करते हैं, तो उनको मॉक टेस्ट आने से पहले वो 4-5 पेपर को अरेंज कर लेता है और फिर वो मॉक टेस्ट देता है। फिर पता चलता है कि उसके 90+ आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, एग्जाम के अंदर उसके 60 आ रहे हैं, मेन एग्जाम के अंदर।
तो यह आपकी कमी नहीं है, क्योंकि वहां पर मॉक टेस्ट की क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। फिर कह रहा हूं आपकी भी कमी हो सकती है, अगर आपने उसको बिल्कुल फेयरली नहीं दिया है, अगर आपने कहीं चीटिंग की है तब आपकी कमी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सही से कर रहे हो, बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं कमी जो है वो फिर मॉक टेस्ट लेने वाले की है, अगर वो रिजल्ट आपका एग्जाम में अपीयर नहीं होता है। तो आपको इस चीज को भी पहचानना है कि दुनिया भर की मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, मॉक टेस्ट पेपर जो लिए जा रहे हैं, वो वास्तव में सही से पेपर लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, ये भी चीज आप देख लेना। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यहां पर जो मॉक टेस्ट पेपर आपसे लिए जाएंगे वो बिल्कुल इतने शानदार क्वालिटी के होंगे, जो आपका एग्जाम के अंदर मार्क्स आएगा कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के अंदर आपके उससे कम ही बनेंगे या उसके बराबर बनेंगे। लेकिन ये नहीं है कि मॉक टेस्ट में आप 90 ला रहे हो और मेन एग्जाम के अंदर आपके 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रोवाइडेड कि आपने मॉक टेस्ट को बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट के अंदर दिया हो। यहां पर मेरा ऊपर लिखा हुआ था कि मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो उसके अंदर एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट को फॉलो करना है। ये देखिए एग्जाम इन्वायरमेंट को स्ट्रिक्टली, एग्जाम इन्वायरमेंट का मतलब बिल्कुल आईसीआई की तरह 15 मिनट का रीडिंग टाइम, डिटो वो बिल्कुल वही 3 आवर्स का। कई बार होता है मॉक टेस्ट पेपर दे रहा हूं यार, कौन देख रहा है, चलो मैं ना एक क्वेश्चन का आंसर और बना लेता हूं, अरे इससे मन में खुश हो जाओगे, लेकिन आप अपना सही इवेल्युएशन नहीं कर पाओगे। मॉक टेस्ट का मतलब है आप अपने आप को सही से इवेल्युएट करो, आप अपने आप को सही से इवेल्युएट करो। तो उसके इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट को बिल्कुल सही से देना पड़ेगा। तो ये मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि आप मॉक टेस्ट सीरीज कहीं से भी लेते हो, और हम तो आप फिर कह रहे हैं कि हम केवल और केवल इस मॉक टेस्ट सीरीज को आपके बेनिफिट के लिए लॉन्च कर रहे हैं कि भाई हम ब्रेक इवन पे आपको वो प्रोवाइड करें और साथ साथ में आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल यहां से यहां पहुंच जाए, इसी की चीज के लिए किया जाएगा। ठीक है, आते हैं एक और मिथ मार्केट के अंदर भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है, ऑनलाइन वर्सेस फेस टू फेस। जैसे हमारी क्लासेज ऑनलाइन है, बहुत सारे जो ऑनलाइन भी चलाते हैं, फेस टू फेस भी चलाते हैं या केवल फेस टू फेस चलाते हैं। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है या उनको गाइड किया जाता है कि भाई ऑनलाइन तो बेकार है, सब कुछ फेस टू फेस ही है, और उसके पीछे 3 पॉइंट बताए जाते हैं, एक डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का और स्क्रीन टाइम का। कि है ना, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे, आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा, और वहीं फेस टू फेस आप क्लासेस लेते हो तो आप डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, स्क्रीन टाइम आपका कम हो जाएगा। तो मैं आपको इन तीनों चीजों का जवाब देना चाह रहा हूं, इसको भी ध्यान से सुनो। केवल इसलिए नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूं, या मैं केवल फेस टू फेस बता रहा हूं इसीलिए बात कर रहा हूं, दोनों मॉडल में पढ़ा रहा हूं इसीलिए बात कर रहा हूं। मैं आपको जेन्युइनली बात बता रहा हूं, उसको सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की लाते हैं। आप कर रहे हो अपना प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जिसके बेसिस पे आपको अपना करियर बनाना है, जिसके बेसिस पे आपको अपनी अर्निंग जनरेट करनी है और अपने परिवार को चलाना है। तो अब आपकी खुद की ये जिम्मेदारी बनती है। आप अब कोई 3rd 4th स्टैंडर्ड के, 2nd स्टैंडर्ड के, 5th स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं हो कि जिसको डांट डपट कर पढ़ाई के लिए बैठाया जाएगा। अब आपकी खुद की ये जिम्मेदारी है कि भाई मैं प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूं तो मैं चाहे ऑनलाइन क्लास लूं चाहे फेस टू फेस क्लास लूं, दोनों ही तरीके से मुझे डिसिप्लिन रहना है। सर ऑनलाइन में डिसिप्लिन आता नहीं, अरे भाई लाना पड़ेगा। सर फेस टू फेस में आता है, वहां भी नहीं आता हो अगर आप डिटरमिन नहीं हो। बहुत सारे ऐसे बेचेस देखे हैं मैंने जहां पर 70 की स्ट्रेंथ से बेच को शुरू किया फेस टू फेस के अंदर, और पता चला मिड में आते आते 30 बच्चे रह गए। सोच के देखो फेस टू फेस के अंदर। और बहुत सारे बच्चे अगर अब मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप चैट कमेंट के अंदर ये बात आप बताइएगा कि बिल्कुल हकीकत में फेस टू फेस में आज के माहौल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि अच्छा 100 बच्चों का बेच शुरू किया और अब मिड में आते आते 50 रह गए और बेच खत्म होते होते 30 रह गए। तो भाई बताओ ना, कहां पर वो डिसिप्लिन है, फिर कहां पर वो कंसिस्टेंसी है? मतलब वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी तो फेस टू फेस में नहीं है। वो तो अल्टीमेटली स्टूडेंट को ही समझना है कि मेरा किस चीज के अंदर भला है, मैं कैसे मेरा बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं, मेरे करियर को आगे बिल्कुल बढ़िया से बना सकता हूं। और उसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहे वो ऑनलाइन करे तो भी लाना है, फेस टू फेस करे तो भी लाना है। अगर उसने सोच लिया कि मुझे डिसिप्लिन तोड़ना है ऑनलाइन में तो वो तोड़ के मानेगा, फेस टू फेस में तोड़ना है तो वो तोड़ के मानेगा, क्योंकि अब वो स्कूल वाली क्लासेस तो है नहीं, ये तो कोचिंग है। तो उसके अंदर जितना मैनेज किया जा सकता है उतना किया जाएगा। अल्टीमेटली बच्चे को ही समझना होता है। ठीक है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ऑनलाइन से।
माथा दुख जाता है। तो दोस्तों आजकल जो फेस टू फेस क्लासेस होती है तो वहां पर भी तो सब जगह डिजिटल बोर्ड ही तो लगे हुए हैं। अब कौन से वो ट्रेडिशनल वाले व्हाइट या ब्लैक बोर्ड लगे हुए हैं जहां पर आपको पढ़ाया जाता है। मतलब अब स्क्रीन टाइम चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे फेस टू फेस ले, दोनों जगह सेम ही होता है। अगर आप कोई क्लास में जाके बैठते हो तो वहां पर भी फेस टू फेस में भी स्क्रीन टाइम होता है, अगर ऑनलाइन में जाकर बैठते हो तो वहां पर भी आपका स्क्रीन टाइम होता है। अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप फेस टू फेस आकर देते हो तो भी वही बात है, अगर आप फेयरली देना चाहते हो, अगर आप घर से देते हो बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट में तो भी वही बात है, सेम ही तो चीज है। आपको अपने आप को समझना है कि भी मुझे डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और अगर आपने जिस दिन सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं रहना, तो चाहे फिर वो ऑनलाइन हो चाहे फेस टू फेस हो, सब बेकार है। तो वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि फेस टू फेस वाले जबरदस्ती आपको डिसिप्लिन ला कर दे देंगे, कंसिस्टेंट बना देंगे, या ऑनलाइन वाले जबरदस्ती कर देंगे। कोई आज के जमाने में कोई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता। स्टूडेंट को खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा किसके अंदर भला है। स्क्रीन टाइम के अंदर अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया, चाहे आप घर पे देख रहे हो चाहे आप कोचिंग में जाकर देख रहे हो, दोनों जगह ही डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो इन सब चीजों के लिए आपको सावधान और सतर्क रहना है कि मेरा किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा भला है, मेरा किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा भला है। इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारी क्लासेज है, उन क्लासेस को अगर आप लेते हो और अगर आपने सारी क्लासेस देख ली, ध्यान देना एक गारंटी दे रहा हूं आपको कि अगर आपने क्लासेस ली है और सारी क्लासेस देख ली और उसके बावजूद आपका रिजल्ट नहीं हो रहा, अगर आप उस सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आप हमसे ले रहे हो, ये भी नहीं है कि चलो ये वाला सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो चलो इसमें गारंटी दे देते हैं बाकी में नहीं, हम सारे सब्जेक्ट के लिए इक्वली कॉन्फिडेंट है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपने सारे सब्जेक्ट के लिए क्लासें ले ली, लाखों रुपए दे दिए, पता चला कि यार एक आधा सब्जेक्ट ठीक है बाकी तो सब ऐसे हो गया। तो मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं हम सारे सब्जेक्ट के लिए इक्वली कॉन्फिडेंट है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट हमसे ले रहे हैं, कोई क्लासेस ले रहे हैं, अगर आपने क्लासेस पूरी देख ली, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं कि आपके साथ कंडीशन अटैच करेंगे, छोटा सा स्टार मार्क बना कर देंगे कि देखो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, कुछ नहीं। अगर आपका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में आप हमसे पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं। आपने हमसे क्लासेस ले ली, 2-4 दिन के अंदर आपको लगा कि यार मेरे लिए क्लासेस सही नहीं है, पैसे ले जाओ, इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हूं और इससे ज्यादा गारंटी कौन क्या दे सकता है, सोचो। तो ये चीजें आपको AIR1 CA की तरफ से ही प्रोवाइड की जा सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट पिछला, उसके अंदर देखा होगा फाइनल का रिजल्ट तो ज्यादा हो गया, बढ़ गया। आपने नोटिस किया कि फाइनल का रिजल्ट तो जो है वो बढ़ गया, फाउंडेशन का रिजल्ट कम हो गया, इंटर का रिजल्ट है वो लगभग कांस्टेंट चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। फाइनल का रिजल्ट क्यों बढ़ गया, आपने नोटिस करना। AIR1 CA पिछले 2-3 सालों से अपनी वर्किंग कर रहा है फाइनल के अंदर, और जब से उन्होंने इस सेगमेंट में एंट्री ली और बच्चों के लिए अपना जी जान लगाकर उनके लिए कंटेंट बनाना शुरू किया, तो आप देखो रिजल्ट अपने आप बढ़ रहा है। यही सेम मिशन अब हम इंटर के अंदर लाना चाह रहे हैं कि इंटर के अंदर भी हम उसका रिजल्ट और बढ़ाएं। जैसे फाइनल का रिजल्ट, वैसे हम इंटर के रिजल्ट को भी आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा करें। फाउंडेशन का रिजल्ट लगातार कम हो रहा है, बहुत सारी एड टेक कंपनियां आ गई जिनको केवल और केवल वैल्यूएशन बढ़ाने से मतलब है कि कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इकट्ठे करो, अपना वैल्यूएशन बढ़े, बस, और कुछ नहीं। बहुत सारी चीजें, हम कोई एड टेक कंपनी नहीं चला रहे, लेकिन एडटेक कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बस केवल और केवल वैल्यूएशन बढ़ाने पे बिलीव कर रही है। बच्चे का रिजल्ट कैसे भी आए, लाखों बच्चे वहां पर एनरोल्ड है और पता चलता है कि उसमें से 5-7 रैंक आ भी गई तो चलो उसका ऐसे बिल्कुल भयंकर तरीके से ये सेलिब्रेशन जश्न करना। मतलब अल्टीमेटली फाउंडेशन का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है, इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों ने स्टूडेंट की बर्बादी के कारण बन रहे, बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट की बर्बादी के कारण बन रहे, और उसी कारण से ये फाउंडेशन का रिजल्ट जो है वो कम होता जा रहा है। 15% रिजल्ट रह गया, और कहां एक टाइम पे 30 से 40% रिजल्ट आता था। सर फाउंडेशन के लिए
अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी पहले हम जो लेकर आ रहे हैं चीजें वो आपके लिए सबसे बेस्ट लेकर आ रहे हैं, और बेस्ट लेकर आ रहे हैं इसीलिए उन चीजों के अंदर जब आपको कोई चीज बेस्ट बनाकर दी जाएगी तो उसके अंदर वक्त तो लगता है, टाइम तो लगेगा। तो इसी कारण से हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। सीए इंटर के अंदर पहले हम जैसे अभी 3 सब्जेक्ट को लेकर आए हैं और पेपर्स की अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर आएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम जितना बेस्ट हो सकता है सीए स्टूडेंट के लिए उसका वो उसी पैटर्न से हम उसके लिए वो सारी चीजें वर्किंग करेंगे। तो मैं आपको दोस्तों यहां पर बताना चाह रहा हूं कि आप अगर फ्री रिसोर्स में जाकर हमारा मेटर लेना चाहते हैं, कंटेंट लेना चाहते हैं, सीबी और क्यूबी आराम से ले सकते हो। आपको air1ca.com पे जाना है और वहां पर जाकर सीबी और क्यूबी है उसको डाउनलोड कर लेना है। और अगेन फिर कहूंगा फील द डिफरेंस, आपको मजा आ जाएगा जब आप किसी भी एक चैप्टर को भी अगर रेफर करोगे, और जो भी आप जो देख रहे हैं अगर वो उस चीज को अपने साथियों को 10 जनों को और बताओगे कि यार देखो मैं वो मेटर रेफर किया और मुझे मजा आ गया, और आप उनको बताओगे तो कहीं ना कहीं आपको भी मतलब एक तो है कि आपने खुद यूज किया और एक आपने उसको स्प्रेड किया, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, ये पूरा रेफरल पे चलता है। तो अगर आप उसको आगे रेफर करोगे, ज्यादा से ज्यादा रेफर करोगे, तो आपको वहां से दुआएं मिलेगी, यार क्या शानदार कंटेंट बनाया। हो सकता है वो अभी तक हमारे टच में नहीं हो, लेकिन जो जो बच्चे हमारे टच में आते गए वो कंटेंट को लेते गए, उनको बिल्कुल शानदार मजा आ गया। तो आप बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप सीबी और क्यूबी को डाउनलोड कर लेंगे फ्री रिसोर्स में जाकर, और ध्यान रखना इनके प्रिंट आउट निकाल लेंगे, क्योंकि अपनी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं होती है, हमेशा हार्ड कॉपी ही सबसे बेस्ट होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बताऊं, कोई भी आप खुद आपके नॉन कोई भी क्लासेस लेना चाह रहे हैं AIR1CA से, तो बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट है, यहां पर कोई लूट नहीं है। सीए फाइनल के अंदर एक टाइम था, अभी 4-5 साल 3 साल पहले की बात करें तो एक एक सब्जेक्ट के 25-25 हजार 20-20 हजार रुपए लिए जाते थे। अब वो सब लोग या तो फिनिश हो गए या फिर अभी भी अब वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब वो 10,000 12,000 8,000 ऐसे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले लूट की जा रही थी, लेकिन अब पता चला कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा काम, तो प्राइसेस को कम करना पड़ा। इसी तरीके से सीए इंटर के अंदर भी भयंकर तरीके से लूटा जा रहा है। लाखों रुपए बोथ ग्रुप अगर आप पढ़ रहे हो आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर आप एक एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको 10 से 15 से 20 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। कोई 10,000 ले रहा है, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। हमारी क्लासेस जो है वो बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट पे, ना के बराबर बेस्ट कंटेंट और ना के बराबर प्राइस पे आपको दिया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं टैक्सेशन के अंदर से जीएसटी की बात करूं तो सुरेंद्र सर आपको पढ़ा रहे हैं और वो केवल 3,000 रुपीज इसके चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं लॉ के अंदर माधव हेड़ा सर और वो केवल 4,000 रुपीज इसके चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट जो एडवांस अकाउंटिंग का है उसका केवल इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जाता है, लेकिन मैंने आपको ये ना दोस्तों एडवांस अकाउंटिंग जो है उसको बिल्कुल नॉर्मल अकाउंटिंग बनाकर दे दिया है और केवल 5,000 रुपीज में। अगर आप इन तीनों का कॉम्बो लेते हो और ब्लाइंडली ले सकते हो, आप रेकमेंड कर सकते हो, सामने वाला आपको दुआ देगा कि यार कितना बढ़िया चीज बता दी, मुझे नॉलेज ही नहीं था और इतने पैसे बच गए। तो केवल 11,000 में तीनों सब्जेक्ट को आप अवेलेबल कर सकते हो, जिसमें आपको मार्केट के अंदर केवल हो सकता है एक सब्जेक्ट भी नहीं मिले, एक पेपर की क्लासेस भी नहीं मिले, उतने में आपको तीनों की क्लासेस मिल जाएगी केवल 11,000 के अंदर, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट के अंदर। तो आप, और साथ में मैंने आपको गारंटी तो अभी बताई थी, कोई भी नहीं ले सकता जो हम आपको बता रहे हैं क्या कि अगर आपने क्लासेस सारी देख ली, कोई कंडीशन अटैच नहीं, और अगर आपका रिजल्ट सही नहीं है तो ऐसे केस में आप उस सब्जेक्ट में अगर पास नहीं होते, जो सब्जेक्ट हमसे लिए, तो आप बिल्कुल पैसे वापस हमसे मांग सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं हमने गलत कंटेंट ले लिया था उसके कारण मैं फेल हो गया, आप बिल्कुल पैसे मांग लीजिए, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लासेस ले ली, 2-4 दिन क्लासेस देख ली, आपको लग रहा है कि यार नहीं यार जम नहीं रहा मामला, पैसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम मतलब मनी माइंडेड नहीं है कि हमें पैसे बनाने, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर क्लासेस के बारे में है। अब क्लासेस के बाद आगे चलते हैं, तो AIR1CA जो है उसकी यहां पर टेस्ट सीरीज भी आ रही है। टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसके टेस्ट सीरीज को भी अवेल कर सकते हैं। और अगेन मैंने उसकी बहुत सारी आपको बताई है, खासियत आपको बताई है, मतलब पूरी इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट होने वाली है और बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट के अंदर होने वाली है। और मॉक टेस्ट सीरीज पास होने के लिए मल्टीपल रिवीजन के साथ एक मेन की होती है, जिसके कारण कि आप पास हो पाते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं,
हमारा YouTube चैनल जो है अतुल अग्रवाल के नाम से है, ये आपके सामने चैनल रहा। ये चैनल रहा अतुल अग्रवाल के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब करके रख लें, जरूर से कर ले सब्सक्राइब। कई बार अपन वीडियो वगैरह देखते रहते हैं लेकिन आलस में सब्सक्राइब नहीं करते, उससे नुकसान आपका ये होता है, कई बार कोई इंपॉर्टेंट आपको वीडियो लेकर आए, अगेन ध्यान रखना केवल एजुकेशनल कंटेंट आता है, फालतू का तो कुछ बकवास वैसे भी नहीं आता, और वो इंपॉर्टेंट चीज आई और आपको ध्यान ही नहीं रहा, तो आप उसको सब्सक्राइब करके रख लोगे, नोटिफिकेशंस वगैरह जो होता है उसको ऑन करके रख लोगे, तो आपको सारी चीजें टाइमली इसके अंदर मिलती जाएगी। और जब आप सीए बन जाते हो, क्योंकि ये फाइनल तक पूरा आपके काम आना है, तो जब सीए बन जाओगे तो उसके बाद में आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आपको पूरा का पूरा सारा कंटेंट एजुकेशनल दिया हुआ है, कुछ भी बकवास नहीं है। देखिए यहां पर ये प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो इसके अंदर सारे रिवीजन वीडियोस दे रखे हैं आपको, जैसे ये एडवांस अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसके अंदर ये सारे के सारे रिवीजन वीडियो आ रखे हैं। ये जो रिवीजन वीडियो आ रखे हैं, इन रिवीजन वीडियो को भी आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, फॉर्मेलिटी नहीं करवाई है कि चलो फॉर्मेलिटी के नाम पर मैं रिवीजन वीडियो को यहाँ पर यूट्यूब पे डाल देता हूं, सारी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से बताया गया है। एक तरह से मैंने आपको बताया मिनी फास्ट ट्रैक है, और केवल एडवांस में नहीं, हमारे सारे सब्जेक्ट में हमारा यही सिस्टम में प्रोसेस है जिसको हम यूनिफॉर्मली फॉलो करते हैं। तो आप इसके अंदर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर सकते हो, हमारे क्यूबी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आंसर्स है उनका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां जहां डाउट आता है पॉसिबली उसके लिए आपको सॉल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे क्लासेस की जरूरत नहीं है, मत लो, आप केवल रिवीजन वीडियो को रेफर करके देख लो, उसी से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। जो भी सेल्फ करना चाहता है वो केवल क्यूबी सीबी और बस इनको रिवीजन वीडियो को रेफर कर ले, उसके लिए वो भी सफिशियंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी चीज, आप air1ca.com वेबसाइट है, वहां से जो भी चीज आपको लेनी है, चाहे क्लासेस लेनी है, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है, चाहे आपको वहां से फ्री रिसोर्स से कंटेंट लेना है तो वहां से ले लेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल है ओवरऑल जो पूरा AIR1CA का गाइडेंस एंड नोट्स के नाम से, तो इस टेलीग्राम चैनल में जाकर और आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहां पर सारा कंटेंट आता है, तो वहां से आपको सारी जानकारी टेलीग्राम के थ्रू भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे जाना है, जैसे मैं आपको इनको ओपन करके दिखाऊं, तो ये देखिए ये AIR1CA जो गाइडेंस एंड नोट्स है उसका टेलीग्राम चैनल है। ठीक इसी तरीके से तीनों सब्जेक्ट की जो फैकल्टीज है उनके भी यहां पर टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप उनको भी ज्वाइन करके रख सकते हैं, जैसे मेरे एडवांस अकाउंटिंग के लिए बना हुआ है तो आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हैं, ये एडवांस अकाउंटिंग के लिए। ठीक इसी तरीके से सुरेंद्र सर का जीएसटी के लिए बना हुआ है, और इसी तरीके से लॉ के लिए माधव सर का बना हुआ है, तो आप उनको भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। वहां पर आपके लिए पोल क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, और वो भी बिल्कुल एग्जामिनेशंस के पैटर्न के अकॉर्डिंगली आते हैं, तो वहां से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो स्ट्रैटेजीज वगैरह बताई गई, आपको कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट लगता है, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, किसी सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कहीं कोई चीज के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो आप बिल्कुल फ्रीली आप व्हाट्सएप कॉल टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये माधव सर के आ रहे हैं लॉ के लिए, और ये आ रहे हैं टैक्स के लिए सुरेंद्र सर के लिए, सुरेंद्र सर के जीएसटी के लिए, तो आप इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो नंबर आपको शेयर किए जा रहे हैं इन पे ये नहीं होता है कि आपने किसी दिन आपने कोई डाउट पूछा, उसका 10 दिन बाद रिप्लाई आएगा, या आया ही नहीं 5 दिन बाद रिप्लाई आया जब वो इररिलेवेंट हो गया। आपको इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है 24 आवर्स के अंदर तो आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। कॉल आपने किया क्लासेस वगैरह में है तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी कॉल का आ रखा है हम उसको वापस कॉल बैक कर लेते हैं। आप मेरे किसी भी बच्चे से पूछोगे कि सर का डाउट रेस्पॉन्स का क्या है, वो कहेगा सर का तो मतलब पूछो ही मत, खुद कॉल पे आते हैं, हमने कोई टीम नहीं बैठा रखी कि पैसे तो आप हमें दे रहे हो और हमने डाउट के लिए कोई टीम बैठा रखी है कि आप उससे डाउट सोल्व करवा रहे हो। सारे के सारे खुद से करेंगे, पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी आपको कहीं पे मिलने वाली नहीं है।
जो भी बातें दोस्तों स्ट्रैटेजी में मैंने आज बताई है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में सर ने बहुत सारी बातें हमें बताई है, बहुत सारी चीजें जो मार्केट के अंदर चल रही है उससे सर ने सावधान किया है, सावधान रहे, सतर्क रहे, उन सब चीजों के बारे में बताया है, तो आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप डाल सकते हो। जो भी आपको लगा स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली अब आपको फॉलो करना है। वीडियो को जाते जाते थम्स अप लाइक तो करके ही जाना है वीडियो को, और साथ ही साथ में मैंने आपको जैसे बताया कि आप खुद तो फॉलो कर ही रहे हो, साथ साथ में जितना ज्यादा हो सके आपको इन सब चीजों का रिकमेंडेशंस भी करना है। वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।